सभी को नमस्ते। बीआर भैया नमस्ते। भैया नमस्ते। नमस्ते सभी को। नमस्ते भैया। नमस्ते विजयवल भाई। तो बीआर भैया शुरू करें क्या? हाँ भैया शुरू कर सकते हैं। मैं शुरू करता हूँ, पढ़ता हूँ। जी भैया ठीक है। सबको फिर से नमस्कार। हम लोग सब अनुभवात्मक अध्यात्मवाद का पठन अध्ययन कर रहे हैं। आज पेज नंबर 11 के लास्ट सेकंड पैराग्राफ से शुरू करना है। मैं पढ़ता हूँ, सुरेंद्र भैया व्याख्या करेंगे। मानव ही दृष्टापद में होने के आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है, मानव ही हर आयाम, कोण, दिशा, परिप्रेक्ष्य और सर्वदेश काल में अस्तित्व सहज सहस्तित्व में, सहस्तित्व सहज संबंधों में, संबंध सहज मूल्यों में, मूल्य सहज अनुभव में बनाम मूल्यांकन में ओत प्रोत रहने का नित्य अवसर सर्व समीचीन है। यहाँ इस तथ्य को इंगित कराने का उद्देश्य यही है, सर्व मानव अनुभव मूलक विधि से ही नियम, न्याय, समाधान, सत्य में से के लिए प्रमाणित होना देखा गया। यह सर्व मानव में स्वीकृत है। इसी आधार पर अनुभवात्मक अध्यात्मवाद को प्रकाशित, संप्रेषित, अभिव्यक्त करने में पारंगत होने के आधार पर संप्रेषित की गई। इसमें मानव में से के लिए अनुभव मूलक विधि से जीने की विधि को विज्ञान और विवेक सम्मत विधि से अध्ययन पूर्वक संपन्न करना सहज रहेगा। यही इस प्रस्तुति की शुभकामना है।
अनुभव ही हर मानव का ठोस प्रमाण है। व्यवहार में, प्रयोग में भी मानव का अनुभव ही संप्रेषणा का आधार है, न कि यंत्र या वाङ्मय। अनुभव मूलक विधि में महिमा यही है, हर मुद्दा वस्तु के रूप में सत्यापित होने और प्रबोधन, अध्ययन पूर्वक बोध सुलभ करने और व्यवहार में प्रयोग में पारंगत होने की स्थिति स्वयं स्फूर्त होती है। इसी क्रम में मानव मानवीयता पूर्वक जीने की कला, विचार शैली और अनुभव बल को संस्कारों के रूप में स्थापित करते ही रहना और संपूर्ण संस्कार और समझ अनुभव मूलक क्रम में जानने मानने की तृप्ति बिंदु को प्रमाणित करने में अभिव्यक्त होना सहज है। इसी विधि से प्रमाण परम अनुभव का धारक वाहक होने हर मानव आतुर कातुर और व्याकुल है, यह सार्थक होना सहज है। जी भैया। जी भैया, सभी को नमस्कार। तो जैसे बी आर भैया ने बताया है, हम लोग अनुभवात्मक अध्यात्मवाद का अध्ययन पठन कर रहे हैं और उस पर मैं अपने विचार रखूंगा और फिर सब मिलकर उस पर चर्चा करेंगे। तो ये जो चैप्टर है, इसमें आदरणीय नागराज जी अनुभवात्मक अध्यात्मवाद का परिचय दे रहे हैं। तो अध्यात्मवाद की परंपरा तो बहुत पुरानी है, हम सब जानते ही हैं कि मानव है, जब से भी इस धरती पर मानव है, उसमें जिज्ञासा रही है कि जो भी उसको दिखाई पड़ता है, जिसको हम सृष्टि बोलें, संसार बोलें, अस्तित्व बोलें, कि आखिर ये क्या है, इसके होने का क्या प्रयोजन है, मैं कौन हूँ, मेरे होने का क्या प्रयोजन है। तो ये विचार मानव में चलता ही रहा है। जहाँ एक तरफ मानव ने अपने रहन सहन, खाने पीने का इंतजाम किया है, जिसको मानव की परिभाषा में हम कहते हैं मनाकार को साकार करने वाला, तो उसका प्रमाण दिखता है। मानव की इस धरती पर यात्रा को जब देखते हैं तो कहाँ वो गुफाओं में, जंगलों में, झोपड़ियों में रहते हुए आज मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में आया है, कहाँ वो जो भी जंगल में, जिसको हम गैदरिंग बोलते हैं, बाद में कुछ शिकार करके और फिर खेती को सीख के, और इस तरह से आज अगर हम देखें तो भोजन के कितने ही आयामों को पा लिया है। परंतु जो तृप्ति बिंदु है, जो मानव के होने का स्वरूप है, जो मने स्वस्थता का आशावादी और उसको प्रमाणित करने वाला, ये भाग अभी तक अधूरा रहा है। जितनी भी यात्रा हुई है तो उसमें कुछ उपलब्धियां रही हैं। तो जो जो ये हम सब जानते हैं कि मानव जीवन और शरीर का संयुक्त स्वरूप है। इस आधार पर हम समझते हैं कि शरीर के लिए पोषण संरक्षण की आवश्यकता है और उसी के लिए मनाकार को साकार करने वाला भाग काम में आता है। तो वो हम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ही कर रहे हैं, ये सब अब देख रहे हैं। परंतु आज जो मानव, चाहे वो व्यक्ति के रूप में हो या फिर राष्ट्र अंतरराष्ट्र के रूप में हो, समाज परिवार के रूप में हो, तो जो परेशानियां हैं वो आज वस्तुओं की कमी, पोषण संरक्षण के जो साधन है, सुविधा है, उसकी कमी से तो नहीं है। मानव इसी बात को समझने में अभी अधूरापन है कि मानव का प्रयोजन क्या है, वो क्या चाहता है, क्या पाना चाहता है, उसका यहाँ पे आने का, इस धरती पे होने का क्या प्रयोजन है। ये अध्यात्मवाद का मुद्दा रहा है और इसी को लेकर आदरणीय नागराज जी ने उस पुस्तक के बारे में बता रहे हैं, उसका परिचय दे रहे हैं कि इसको लिखने की क्या आवश्यकता रही है। तो मध्यस्थ दर्शन तो संपूर्ण है, उसमें दर्शन भी है, वाद भी है, शास्त्र भी है। तो ये जो वाद है, अध्यात्मवाद को अगर हम परंपरा में देखेंगे तो रहस्य में फंस गया है कि ये कोई शक्ति केंद्रित ईश्वर, अल्लाह, गॉड, वाहेगुरु कोई ताकत है जो दुनिया को चलाने वाली है, वही सब कुछ तय करती है, ऐसा मान के एक अध्यात्मवाद में कुछ प्रस्ताव भी आए हैं परंपरा में। परंतु उससे मानव तृप्त हो गया हो, और ऐसा ऐसा नहीं प्रमाण मिला है। और उससे कॉन्ट्राडिक्शन में जाता ही है कि अगर सब कुछ करने वाला ईश्वर है तो फिर मानव का क्या भूमिका है। सब कुछ तय करने वाला अल्लाह या गॉड है या वाहेगुरु है या जो भी, इतने कोई भी शक्ति को हम मानते हैं
जो ईश्वर केंद्रित या शक्ति केंद्रित जो चिंतन रहे हैं, विचार रहे हैं, वो रहस्य में चले जाते हैं कि भाई वो कैसे तय करता है, क्या करता है। तो उससे सभी सवालों का जवाब नहीं मिल पाता है, अपना अस्तित्व का प्रयोजन समझ में नहीं आता है, अपना प्रयोजन समझ में नहीं आता है। तो उसके विकल्प के रूप में ये जो अनुभवात्मक अध्यात्मवाद की प्रस्तुति है, उसको आदरणीय नागराज जी यहाँ रख रहे हैं कि अनुभव के आधार पर जब हम अध्यात्मवाद को तो आगे डिफाइन करेंगे, अभी अनुभव को ही बता रहे हैं कि अनुभव को किन किन आयामों से हम देख सकते हैं। ये चैप्टर में अभी तक बात आई है, पर अध्यात्मवाद का हमको जैसे पता ही है कि मूल रूप से जो अध्यात्मवाद का मुद्दा रहा है, अगर भौतिकवाद का मुद्दे को हम देखेंगे तो वो रहा है कि भाई कैसे कितना प्रोडक्शन कर लिया जाए, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो, प्रकृति के साथ जो मानव का संबंध है उसकी प्रधानता है। वो समाधानात्मक भौतिकवाद में उसको अच्छे से एड्रेस किया है, हम सब ने पढ़ा है। बहुत सारे जो उत्पादन से जुड़े हुए, समाज से जुड़े हुए मुद्दे, प्रकृति से जुड़े हुए मुद्दे, पॉल्यूशन, पानी, रिसोर्सेज, सब मुद्दों को उसमें एड्रेस किया गया है। अब बारी है कि जो मानव का ये जो आयाम है, जो अस्तित्व को समझने वाला है, तो ये कह रहे हैं कि अगर अनुभव के आधार पर इसको देखते हैं अध्यात्मवाद को, तो अध्यात्मवाद का मतलब है कि अध्यात्म को आत्मा भी कहा गया है, और उसके अध्यात्म जो आत्माओं का आधार है, तो एक तरह से व्यापक की ही बात कह रहे हैं। तो मूल रूप से उसका अनुभव के आधार पे जब हम इन सवालों को देखते हैं, तो कहते हैं फिर जानने मानने का तृप्ति बिंदु को अनुभव कह रहे हैं कि हमको जो पिछले संडे भी हमने इस पे काफी चर्चा भी की थी और ये आया भी था कि अनुभव है कि हम सब कुछ समझ जाएं, क्योंकि हमारा ये जो मुद्दा मानव जाति में सदियों से, चिरकाल से अपेक्षा बनी रही है कि क्या मानव इसको समझ सकता है, क्या जिस जो रहस्य माने जाने वाला है अस्तित्व, या जो ये सृष्टि चल रही है, इसमें इतने सूरज, चांद, तारे, ग्रह, गोल, नक्षत्र हैं, और रोज नित्य नई घटनाएं घट रही हैं, कुछ मानवीकृत, कुछ प्राकृतिक, क्या मानव इसको समझ सकता है। तो अनुभव की दृष्टि से जब कहते हैं, दृष्टा पद में होने के आधार पर अगर इसको देखते हैं, तो आदरणीय नागराज जी कहते हैं कि भाई बिल्कुल समझा जा सकता है। और ऐसा ही नहीं कि हर आयाम, हर कोण, हर दिशा, हर परिप्रेक्ष्य, सब समय, सर देश, सर काल में जो अस्तित्व है, सहअस्तित्व है, इसमें इसको समझने का जो ये अस्तित्व है, इसमें जो संबंध है मानव के प्रकृति से, मानव मानव से, और मानव संबंधों में जो निहित मूल्य हैं, और मूल्यों के आधार पर जो न्याय धर्म सत्य है, उसमें मूल्यांकन करने का, समझने का अवसर हमेशा ही सभी को प्राप्त है, क्योंकि मानव में ये क्षमता है। मानव जीवन और शरीर का संयुक्त स्वरूप है। जीवन में जो बल है, मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि और आत्मा, जो जीवन के अंग हैं, इन्हीं में जो आस्वादन और तुलन, चिंतन और बोध और ये बल के रूप में जो है, इनसे जो शक्तियां हैं, ये बल और शक्ति का जो संयुक्त स्वरूप है, उसके आधार पर हर मानव में समझने की क्षमता है। उसी के आधार पर वो विचार करता है, सोचता है, जिज्ञासा आती है, उसके अंदर आत्मा से प्रेरणा आती है समझने की, शोध की, अनुसंधान की। और समय समय पर लोग इन क्वेश्चंस को एड्रेस किए हैं, जितना समझ में आया है उतना बताया भी है। अभी दृष्टा पद पे पहुंचने से इतना पता चल जाता है कि ये सब कुछ समझ में आ जाता है, और हमें जो जानने की जो जिज्ञासा है, जो समझने की जिज्ञासा है, वो पूरी हो जाती है, उसका तृप्ति बिंदु मिल जाता है। इस बात को यहाँ कह रहे हैं। और फिर जो मानव की परिभाषा है, मनाकार को साकार करने वाला, मनस्वस्ता का आशावादी और प्रमाणित करने करने वाला, तो हम इसको न्याय, धर्म, सत्य, समाधान, सबको हम जीने में प्रमाणित कर सकते हैं। इस तरह इसकी प्रस्ताव कह रहे हैं। ये अनुभवात्मक अध्यात्मवाद की महिमा है। और इसके आधार पर जो अनुभव मूलक विधि से जब हम जीते हैं, तो अभी हम विज्ञान विधि से तो जी रहे हैं, लेकिन उसमें जो लक्ष्य है, तो वो स्पष्ट नहीं है कि हमको क्या करना है, कैसे करना है, वो तो बहुत समझ में आ गया है, पर क्यों करना है वो स्पष्ट नहीं हुआ है। कितना प्रोडक्शन करना है, कितना हमको कंजम्पशन करना है, तन मन धन का सदुपयोग कैसे है, ये हमको विवेक से ही पता चलता है, और विवेक ज्ञान से आता है। और ज्ञान अस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान, मानवतापूर्ण आचरण ज्ञान के स्वरूप में हमको विवेक यानी कि मानव लक्ष्य, जीवन लक्ष्य स्पष्ट होता है। और फिर विज्ञान तो दिशा निर्धारित करता है
तो इससे जब हम समझ के जिएंगे तो ये हम प्रमाणित हो सकते हैं। और ये प्रस्तुति का जो आशय है वो यही है कि मानव समझ के आधार पर, अनुभव के आधार पर, ज्ञान के आधार पर विवेक को प्राप्त करे और विवेक के आधार पर विज्ञान विधि से जो जीने की कला है उसमें पारंगत हो। तो ये अध्ययन पूर्वक संभव है। यही अध्यात्मवाद, जो अनुभवात्मक अध्यात्मवाद है, इस आशय को इसमें और पुष्ट किया गया है। इसको हमने दर्शनों में पढ़ा भी है। और जैसे हम बार बार इसकी चर्चा करते ही हैं, जो मुझे लगता है कि आदरणीय नागराज जी ने इसको जो होलोग्राफिक तरह से लिखा हुआ है दर्शन को, कि हर पुस्तक में सब कुछ दिखता ही है। अगर कोई अध्यात्मवाद को भी पढ़ेगा और दर्शन नहीं पढ़ा है तो भी उसमें कुछ झलक मिलेगी और उससे जिज्ञासा पैदा होगी और वापस फिर वो दर्शनों को, व्यवहार दर्शन, कर्म दर्शन को पढ़ने जाएगा। तो इस तरह से उसको लिखा गया है कि क्रॉस रेफरेंसिंग है, सब तरह से, सभी आयामों से उसको कवर किया गया है। तो इस तरह से इस प्रस्तुति का जो प्रयोजन है उसको यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं। तो जब अनुभव मूलक विधि से, विवेक विधि से, जो विवेक सम्मत विज्ञान विधि से जब हम समाधान, समृद्धि, अभय, सहिष्णुता के बारे में जिएंगे तो उसका जो प्रमाण है वो हमको जीने में मिलेगा और वही फिर संप्रेषित भी होगा। यही अनुभव मूलक विधि की महिमा है। इससे क्या होगा कि शिक्षा की परंपरा बनेगी। एक तो जो जो प्रमाणित होंगे, जो अध्ययन अध्यापन में लगेंगे, जो जीने में इसका प्रयोग कर रहे हैं, वो उसका अध्यापन करेंगे प्रबोधन पूर्वक। जो व्यवहार और प्रयोग में जो पारंगत होने की स्थिति है वो स्वयंस्फूर्त होती है। क्योंकि मानवीय परंपरा बनने के लिए जो ज्ञान और विवेक सम्मत विज्ञान द्वारा समाधान, समृद्धि, न्याय, धर्म, सत्य पूर्वक, अभय पूर्वक जो जीने की विधि है उसमें सभी मानव को समझने की शिक्षा के द्वारा आवश्यकता है और अगली पीढ़ी में भी उसको ट्रांसफर करने की, संप्रेषित करने की आवश्यकता है। तो प्रबोधन और अध्यापन भी उसमें होगा। तो अध्यापन और प्रबोधन पूर्वक बोध अवधारणा तक पहुंचने की व्यवस्था रहेगी, जिससे फिर अगली पीढ़ी व्यवहार में, प्रयोग में पारंगत होकर, स्वयंस्फूर्त होकर फिर वो बोध तक पहुंचेगी, अनुभव तक पहुंचेगी और ये एक कला बनी रहेगी। तो मानवीयता पूर्वक जीने की जो कला है और शैली है वो इससे संस्कारों के द्वारा जानने, मानने, तृप्ति बिंदु को हर पीढ़ी में प्रमाणित करते रहेंगे और ये अभिव्यक्ति की जो परंपरा है वो बनी रहेगी। इस विधि से जो प्रमाण के आधार पर जो मानव में जो व्याकुलता है कि जल्दी से ये हो जाए, तो ये अनुभव पूर्वक ही सफल होगा। और अभी इसकी जो व्यवस्था है वांग में स्पष्ट हो गया है, उसकी विधियां स्पष्ट हो गई हैं, उसके लिए अध्ययन और अभ्यास चल ही रहा है। तो ये परंपरा बनने के लिए इस ग्रंथ को लिखा गया है। इस तरह इसकी बात कर रहे हैं। जी भैया। जी भैया। मानव परंपरा जब तक भ्रमित रहना भावी है, तब तक समुदाय और समुदायगत आवश्यकता की हठ धर्मिता, सुविधा संग्रह की हठ धर्मिता, भोग अतिभोगवादी हठ धर्मिता, आदमी को मूलतः दुखी मानने वाली हठ धर्मिता, स्वार्थी, अज्ञानी और पापी मानने वाली हठ धर्मिता, कोई एक समुदाय अपने को धर्मी, अन्य को विधर्मी मानने की हठ धर्मिता, द्रोह, विद्रोह, शोषण और युद्ध को एक आवश्यकता मानने वाली हठ धर्मिता, व्यक्तिवादी अर्थात अहमतावादी मानसिकता के लिए सभी हठ धर्मिता रहेगी। इसका निराकरण जागृति ही है। जागृति पूर्ण परंपरा में ही अर्थात शिक्षा, संस्कार, जागृत न्याय व्यवस्था और जागृत उत्पादन कार्य व्यवस्था, जागृत लाभ हानि मुक्त विनिमय व्यवस्था और जागृत स्वास्थ्य संयम पीढ़ी से पीढ़ी को सुलभ होने से है। ऐसी जागृत पूर्ण परंपरा में पीढ़ी से पीढ़ी जागृत होते ही रहना एक अक्षुण्ण परंपरा है। ऐसी परंपरा में अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था, सर्वसुलभ होने की कार्य प्रणाली, पद्धति, नीति क्रियाशील रहेगी। फलतः विविध प्रकार से समुदायों को अपनाया हुआ भ्रम अपने आप विलय होना स्वाभाविक है। यह अनुभव मूलक भी जीने के क्रम में पाए जाने वाला वैभव। तो उदाहरण के क्रम में ही जागृत परंपरा में प्रवाहित मानव परंपरा के महिमावश संपूर्ण हठधर्मिताएं विलय हो जाते हैं।
जैसे सही गणितीय ज्ञान के उपरांत गणित में होने वाली कोई गलतियां शेष नहीं रहती हैं, इसी प्रकार जागृति सहज रूप में जीने के क्रम में संपूर्ण भ्रम भ्रम विलय हो जाता है। जैसा संग्रह सुविधा रूपी हठधर्मिताएं और व्यवस्थाएं समृद्धि पूर्ण होने के साथ साथ विलय होना देखा गया है। भोग अतिभोगवादी प्रवृत्ति और विषमताएं तन मन धन रूपी अर्थ का सदुपयोग उपयोग सदुपयोग प्रयोजन और प्रयोजनशील बनाने के प्रमाणों के साथ ही भ्रम विलय हो जाते हैं। धर्म गद्दी, राजगद्दी, व्यापार गद्दी और शिक्षा गद्दी जो अपने हठधर्मितावश मानव को पापी, अज्ञानी, मूर्ख, पिछड़ा, दलित, दुखी रहना मानते हुए अपनी अहमता अहंकार को बढ़ाए रहते हैं। जागृत परंपरा सहज विधि से स्वायत्ता का प्रमाण, परिवार मानव सहज प्रमाण और परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था प्रमाण, समाधान समृद्धि सहित प्रमाण के साथ ही ये सब हठधर्मिताएं विलय हो जाती है। साथ ही इस जागृति का प्रमाण में अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था प्रमाणित होना स्वाभाविक होने के कारण सभी समुदायवादी एवं व्यक्तिवादी अस्मिताएं अपने आप विलय को प्राप्त करेंगे। भ्रमवश ही मानव परंपरा में विभिन्न समुदाय और उनकी अस्मितावश द्रोह, विद्रोह, शोषण और युद्ध को एक आवश्यकता मानते हुए छल, कपट, दंभ और पाखंड का वशीभूत हो गया है। ये सब तभी विलय हो जाते हैं जिस मुहूर्त में इस धरती पर परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था जागृति के साथ स्थापित हो जाता है। इसी के साथ अखंड समाज का सहज रूप सर्वविदित और प्रमाणित हो जाता है। जी भैया। जी भैया, बहुत बढ़िया। तो आदरणीय नागराज जी दृष्टा पद से ये सब बता रहे हैं कि ऐसा लगता है कि भाई ये कैसे हो जाता है। हमको तो अपनी स्थिति से ऐसा लगता है, जिस तरह से बता रहे हैं कि अच्छा क्या इतना आसान है जो आज जो धरती पर इतनी तरह तरह के वाद विवाद और धर्म के नाम पर या जाति के नाम पर या मत संप्रदाय के नाम पर जो इतना धरती बटी हुई है और इतने युद्ध चल रहे हैं सुविधा संग्रह और इतने के आधार पर कि ये कैसे आसानी से विलय हो जाएगा। पर ये अनुभव की महिमा को ही बता रहे हैं कि जो बहुत तरह की जो परंपराएं हैं अभी तक, जब तक मानव भ्रमित है, तो भ्रम जैसे कितने प्रकार का हो सकता है। तो बहुत है। हम कहते हैं सही में एक और गलती में अनेक मानव है ही। समझ तो एक ही है, भ्रम का तो बहुत सारा स्वरूप है। जैसे भैया अगर हम कहें कि अस्तित्व क्यों और कैसा है, तो इसको हर धर्म मत संप्रदाय में अलग अलग इसके विचार हैं। उसी तरह विज्ञान का भी अपना एक विचार है जो वो बिग बैंग की या उसके आसपास की बात करता है। तो ये सब अस्तित्व अस्तित्व समझ में आने से उसमें विलय हो जाएगा। उसके लिए जैसे उदाहरण भी दे रहे हैं कि अगर हम कोई गणित का सवाल करते हैं, और ये सब हमने देखा ही होगा जब हम पढ़ते हैं, चाहे वो 6 क्लास की बात हो, चाहे उससे पहले की बात हो, या फिर हाई स्कूल तक बड़े बड़े क्वेश्चन हम या ज्योमेट्री, अलजेब्रा, कैलकुलस की बात हो, या इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की बात हो, तो हम जब तक हमको समझ में नहीं आता है तो कई तरह से गलत करते रहते हैं। अगर 10-20 अटेम्प्ट भी किए और गलती हो रहा है तो गलत अलग अलग तरह से गलत होता है, क्योंकि हमको समझ में नहीं आया है तो हम उसको करते हैं। लेकिन एक बार सही आ जाए तो हमको ये ध्यान में भी नहीं रहता है कि हम कितनी गलतियां कर रहे थे। वो सारी गलतियां विलय रह जाती हैं, कोई शेष नहीं रहती है। ये उदाहरण को यहाँ पर कह रहे हैं कि उस उदाहरण में जितनी भी ये विभिन्न मान्यताएं हैं, हठधर्मिताएं, जो ये हठधर्मिता का मतलब है कि जो हमारी दृढ़ मान्यता है उसको हठधर्मिता कह रहे हैं कि चाहे वो व्यक्ति को लेके, परिवार समाज को लेके, मानव सुखी कैसे होगा या मानव क्या है, उसको जो गहरी मान्यता है उन्हीं को हठधर्मिता कह रहे हैं। और वो इतनी गहरी है कि उनमें हमारी इतनी गहरी आस्था बन गई है कि हम उनको नहीं छोड़ पाते, उसके लिए लड़ने मरने को तैयार रहते हैं। ऐसा हमको देखने को मिलता है कि हर मत संप्रदाय वाले युद्ध करने को तैयार है, एक दूसरे को मारने के लिए तैयार है, परंतु उसमें उसके सही अर्थ को भी समझने के लिए तैयार नहीं है। जो दृढ़ मान्यता बन गई, जो किसी ने बता दिया, वो धर्म ग्रंथों को उनको मानने वालों से अगर पूछा भी जाए तो भाई क्या आपने गीता को, कुरान को या बाइबल को, या जिसके आधार पर ये विचार कर रहे हैं वो पढ़ा है कि नहीं? बस हमारे धर्म गुरु ने या हमारे उन्होंने कहा है और ऐसा ही है। तो व्यक्ति के आधार पर या जो किताब को भी समझने का भी कष्ट नहीं करने के आधार पर इतनी हठधर्मिताएं बन जाती हैं। तो चाहे वो सुविधा संग्रह से ही हम सुखी होंगे,
ऐसा हम बच्चों को आज पढ़ा रहे हैं। और उनके जो आइडल हैं, जो उनको प्रेरणा देने के लिए बड़े-बड़े उद्योगपतियों के बिल गेट, धीरूभाई अंबानी या ऐसे जो भी और बहुत सारे उद्योगपति हैं, उनको बच्चों को प्रेरणा देते हैं। तो ये इसी हठधर्मिता से आता है कि बच्चे को ये बताया जाता है और सब अपना लक्ष्य तय कर के चलते हैं कि मुझे दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना है। अब ये अपने आप में ही अधूरा है, कॉन्ट्राडिक्टरी है। अगर बच्चे 100 भी हैं क्लास में या स्कूल में या किसी भी उसमें, तो सभी फर्स्ट आ जाएँगे, सभी दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनेंगे, उसका कोई तृप्ति बिंदु, उसका कोई पॉइंट है नहीं। तो ये विलय होगा अगर हम समाधान समृद्धि के साथ में कि सभी समृद्ध हो सकते हैं क्या? सभी को अपनी आवश्यकताओं से अधिक उत्पादन करके या आवश्यकताओं से अधिक की व्यवस्था है, तो वो है। पर सभी दुनिया के सबसे अमीर आदमी बनेंगे तो वैसा कोई पॉइंट भी नहीं है, सैचुरेशन पॉइंट तृप्ति बिंदु भी नहीं है। उसी तरह भोग अतिभोग की हठधर्मिता की बहुत ज़्यादा कंज़्यूम करके सुखी हो जाएँगे, या ये जो अध्यात्मवाद में परंपरा में माना गया है कि मूलतः तो आदमी पापी है, दुखी है, स्वार्थी है और किसी गुरु, ईश्वर, देवी-देवता की शरण में आएगा, ईसा मसीह की शरण में आएगा, अल्लाह की शरण में आएगा, पैगंबर की शरण में आएगा या कृष्ण राम की शरण में आएगा, तभी उसको दुखों से, पापों से छुटकारा मिलेगा। तो ये भी एक गहरी मान्यता है और बहुत सारी कि शोषण करे बिना हो नहीं सकता है, तो बड़ी मछली तो छोटी मछली को खाती है। तो जो है जो कम लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, उनका शोषण करना तो अधिकार बनता है। ऐसी-ऐसी बहुत सारी मान्यताएँ लेकर आदमी चल रहा है और चाहता शांति है, अभय चाहता है, वो कॉन्ट्राडिक्टरी है। ये सब बातों को लेके कोई भी इनमें से प्रमाणित नहीं होने वाला है और ये सब हठधर्मिताएँ तब तक रहेंगी, चाहे फिर शोषण होगा तो युद्ध होगा, जब तक मानव में भ्रम रहेगा। भ्रम रहेगा, तो भ्रम वो ऐसा ही है गणित गणित के गलत सवाल की तरह अलग-अलग तरीके से। और इसका निराकरण क्या है? वो जागृति ही है, समझदारी है। अगर एक व्यक्ति समझ लेता है, तो उससे कई व्यक्ति समझते हैं, फिर उनसे और बहुत सारे समझते हैं, तो शिक्षा की परंपरा बनती है। फिर वो जीने जाता है, तो न्याय की व्यवस्था और परंपरा बनती है। फिर वो जीने जाता है, उत्पादन करता है, तो उत्पादन की व्यवस्था बनती है। और फिर ऐसे बहुत सारे परिवार मिलकर जीने जाते हैं, तो लाभ-हानि युक्त विनिमय की व्यवस्था बनती है और इससे स्वास्थ्य कैसे रहा जाए, उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी। तो ये जो व्यवस्थाओं के आयाम हैं, शिक्षा संस्कार, न्याय सुरक्षा, उत्पादन कार्य, विनिमय कोष, स्वस्थ संयम, इनकी परंपरा बनती है, तो फिर ये सारी हठधर्मिताएँ इसमें विलय हो जाएँगी और ऐसा बनने से जो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था है, अगर उसके लिए जो शिक्षा संस्कार, ये चारों व्यवस्थाओं के आयाम, फिर उसके लिए जो सिलेबस बन जाना, उसके आधार पे फिर उसको जीने का स्वरूप बन जाना, रिसोर्सेज़ का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कैसे उसका समाज में मैनेजमेंट होगा, ये सारी नीतियाँ बन जाना, ये सब हो जाने से सारे जो भ्रमित समुदाय हैं, जो भ्रम अभी पाले हुए हैं, वो अपने आप विलय हो जाना स्वाभाविक है। ये कह रहे हैं कि ऐसा होना अनुभव मूलक विधि से जब जीने जाते हैं, तो ये उसका वैभव है, यही उसकी महिमा है कि ऐसा होता है। जैसे सब समझ आ जाती है गणित का सवाल, तो गलत करने के सारे तरीके खत्म हो जाते हैं। उसी तरह से जो विभिन्न-विभिन्न समुदाय परंपराएँ बनी हुई हैं, ये सारे जीने के क्रम में सब वैभव के रूप में है कि अनुभव के द्वारा ये सारा अपने आप विलय हो जाता है। तो इसमें जितनी भी भोग, बहुभोग, अतिभोग वाली मान्यताएँ हैं, वो तन, मन, धन का सदुपयोग, धर्म नीति, राजनीति के आधार पे और जो हम मानव को किसी वजह से मान्यतावश किसी को अज्ञानी, किसी को मूर्ख, किसी को पिछड़ा, दलित मानते हैं और अपने अहमता या अहंकार, अभिमान को बढ़ाए रखते हैं। तो जब हम समझेंगे कि मानव तो शरीर और जीवन का संयुक्त स्वरूप है और जीवन गठनपूर्ण परमाणु है और सभी जीवन एक जैसे हैं, तो वो समानता का आधार समझ में आता है। और जब ये समझ में आता है कि शरीर की आवश्यकता निश्चित है, सीमित है और अस्तित्व में, प्रकृति में सबके वो पूरी होने की संभावना है, बल्कि सबसे आवश्यकता से बहुत अधिक उपलब्ध है। तो ये जो हठधर्मिताएँ भोग, बहुभोग, अतिभोग की, सुविधा संग्रह की, मानव को पापी मानने की, ये जितना भी हमने पाला हुआ है, ये अपने आप विलय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और सही ही बचा रहेगा।
जो हम कहते हैं सत्यमेव जयते, तो ही वो सत्य की जय होगी, विजय होगी कि सत्य जो है वो स्थापित हो जाए शिक्षा संस्कार से, वही सत्य की जय है। और सत्य का मतलब जो है अस्तित्व सहअस्तित्व है, उसमें मानव जीवन और शरीर का सुख स्वरूप है, और हर मानव समझकर न्याय धर्म सत्य को समझकर समाधान समृद्धि अभय को प्रमाणित कर सकता है, सहअस्तित्व को प्रमाणित कर सकता है। ये सब बहुत स्वाभाविक है, और इसमें जितनी भी जो मानव अभी भ्रमवश छल कपट दंभ पाखंड शोषण युद्ध में लिप्त है, वो सब खत्म हो जाएगा, ऐसा कह रहे हैं कि ये जितना भी है, ये जैसे ही अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था आ जाती है तो उसमें प्रमाणित हो जाता है। ये दृष्टा पद से ऐसा आदरणीय नागराज जी देख रहे हैं, और हमारे लिए बता रहे हैं कि इस तरह से जीने से हमारे लिए एक आशा की किरण, जो मानव इतने समय से खोज ही रहा है कि किस तरह से जीने का स्वरूप बने, उसको पाया जा सकता है, इस बात को यहाँ पर कह रहे हैं। इसी को आगे बढ़ा रहे हैं, और हम देखते हैं कि कैसे-कैसे हम क्या रास्ता हमारे लिए व्यवहारिक रूप में निकल के आता है, उसकी ओर इशारा भी कर रहे हैं कि ये अनुभव मूलक विधि से किस तरह से हम इसको पा सकते हैं। जी भैया। जी भैया। बहुत बढ़िया। हठधर्मिता जो व्यक्तिवादी अर्थात अहमतावादी मानसिकता के लिए जिम्मेदार है, उसके मूल में समाज विरोधी सूत्र सदा ही पनपते आई है। क्योंकि समाज व्यवस्था और समग्र व्यवस्था जो अस्तित्व सहज है, उसे स्पष्टतया समझने की स्थिति में हम यह पाते हैं कि यह अस्तित्व सहज सहअस्तित्व सूत्र ही है। सहअस्तित्व सूत्र के आधार पर ही अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था हमें विदित हुआ है। इस तथ्य के आधार पर मानव जब तक जागृति पूर्ण होता है, तब तक भले ही ऊपर कहे हुए वितंडतावाद रहे आए, जैसे ही अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था परंपरा में प्रमाणित होते हैं, व्यक्तिवादी अहमताएं अपने आप ही विलय को प्राप्त करते हैं। व्यक्तिवादी अहमता को शक्ति केंद्रित शासन, उसमें अधिकारों को वर्तने के लिए प्रावधानित अधिकारों को प्रयोग करता हुआ जितने भी विसंगतियां अधिकारी मानस और जनमानस के बीच दूरी तैयार होती जाती है, यह सब समस्या का ही तांडव है। समस्या में ग्रसित होने के फलस्वरूप या विवश होने के फलस्वरूप ही व्यक्तिवादी होना पाया जाता है, जैसे अधिकारवाद, भोगवाद, भक्तिवाद और विरक्तिवाद। ये सब व्यक्तिवादी अस्मिता के रूप में ही पूर्ववर्ती वाङ्मयों में स्वीकारा गया है। इन चारों स्थितियों में पहला मुद्दा है अधिकारवाद। इसे विसंगतियों के अर्थ में स्पष्ट किया जा चुका है। इसी के आनुषंगिक स्पष्टीकरण के क्रम में ही शक्ति केंद्रित शासन अनेक समुदायों के द्वारा किसी भूखंड के क्षेत्र में पनपता हुआ देखने को मिलता है। यह सर्वविदित तथ्य है। इसी को राष्ट्र और राज्य कहा जाता है। उस भू क्षेत्र में रहने वाले, उन संविधान को सम्मान करने वाले व्यक्ति समुदाय होना स्वाभाविक। उनका भाषा संस्कृति में समानता का भी अपेक्षा बनी ही रहती है। इसी क्रम में राष्ट्रभाषा का भी संविधान में एक प्रावधान बनी रहती है। प्रधान रूप में सभी संविधान अपने अपने धर्म कर्म उपासना अभ्यास संप्रदाय के स्वतंत्रता की घोषणा और गलती अपराध युद्ध को उसी उसी प्रकार से रोकना प्रधान उद्देश्य रहता है। सही गलती को बताने वाला राजा और गुरु के संयोग से होता रहा। अभी भी कहीं कहीं ऐसा होता भी होगा। अधिकांश भूभागों में अर्थात राज्य राष्ट्रों में जनप्रतिनिधियों के मानसिकता के अनुसार सही गलती अपराध और न्याय जो कुछ भी निर्णय के रूप में स्वीकार्य रहते हैं, न कि वस्तु वास्तविकता के रूप में। संपूर्ण देश और राष्ट्रवादियों का कार्यकलाप इस प्रकार दिखाई पड़ता है। शासन कार्यों में भागीदारी, अधिकारों की भागीदारी करते हुए कुछ लोग होते हैं। कुछ लोग शासन कार्यों में भागीदारी को निर्वाह नहीं करते। इन्हीं को आम जनता भी कहा जाता है। आम जनता अपने आजीविका के लिए स्वयं ही चिंतित रहते हुए प्रयत्न किए रहते हैं। लोग उत्साह से भी प्रयत्न करते हैं। इन्हीं आम लोगों के सुविधा को भी शासन कार्यों में एक मानवीयता के रूप में स्वीकारा हुआ रहता है। ऐसे सभी कार्य धन पर आधारित रहना देखा गया। आम जनता की सुविधावादी क्रियाकलापों को सड़क, चिकित्सालय, पानी, डाक, दूरभाष, शिक्षा, साक्षरता, आवास, दूरसंचार कार्यों के रूप में देखने को मिलता है। प्रधानतः इन्हीं को विकास कार्य कह रहे हैं। जी भैया, यहाँ तक कर लेते हैं।
जी भैया। तो दृष्टा पद से जब मानव को समझते हैं तो हमको ये समझ में आ जाता है कि भ्रम भी क्या है और जागृति भी क्या है। दोनों को देख पाने की जो क्षमता है वो दृष्टा पद में आ जाती है। अदरवाइज हम जैसे होते हैं हम अपनी उसी दृष्टि से दुनिया को देखते हैं, और ऐसा कहते भी है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो वो जो जैसी दृष्टि होती है वो हमारी, उसी को हम व्यक्तिवादिता और अहमतावादी कह रहे हैं। लेकिन जब हम संपूर्णता को देखने लग जाते हैं तो अपनी दृष्टि उसमें विलय हो जाती है, तो फिर मेरी और किसी और की दृष्टि नहीं होती, फिर सत्य तो सत्य होता है। जब हम अनुभव के स्तर से जब संसार को, व्यक्ति को, परिवार को, समाज को देखते हैं तो वो पूरा ही दिखता है, और उसमें अपना पराया या मेरी बात या दूसरे की बात नहीं होती। लेकिन जब तक भ्रमित रहता है तो तब तक तो जो हठ धर्मिता है, जो व्यक्तिवादिता है, वो पूरी तरह से समाज में भी और बनी रहती है, और बल्कि वो समाज विरोधी ही दिखती है। क्योंकि उस हठ धर्मिता में जो अपने होने का महत्व है कि भाई मेरा महत्व क्या है। तो जो हमने संघर्षवादी या जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को पढ़ा था, कि फिर ये मान लिया गया है कि ये मूल मान्यता है कि अस्तित्व में तो संघर्ष है, द्वंद्व है। एक परमाणु दूसरे परमाणु या परमाणु के अंशों में भी खींचातानी है, और अपने में जो संघर्ष है उसका जो विकास होता है वो संघर्ष से होता है। ये बड़ी गहरी मान्यता को माना गया है कि अपने में द्वंद्व रहता है, परमाणु में जो द्वंद्व है उसके फलन में विकास होता है, वो आगे बढ़ता है। और बाह्य रूप में जब वो शासन की मानसिकता होती है, अपने प्रभाव को दिखा पाता है, तो उसका वो महत्व उसको समझ में आता है, अपने अपने महिमा को वो देख पाता है। ये एक बड़ी मूल मान्यता जो काम करती है, ये व्यक्तिवादी हठ धर्मिता को वो पुष्ट करती है। तो वही व्यक्ति ये सोचता है कि भाई मेरा परिवार में क्या स्थान है, मेरी चले तो किस आधार पे चले, मैं ज्यादा कमाने वाला हूँ। कोई कहेगा नहीं मेरी आयु बड़ी है उस आधार पे, या मैंने घर बनाया है इसलिए चले, तो या मैं मेरा भोजन व्यवस्था बनती है इसलिए मेरी चले, उसके बिना तो कुछ होगा नहीं। तो हम समग्रता में नहीं देख पाते। और ये व्यक्तिवादी जो मानसिकता है कि मेरा महत्व दूसरों से ज्यादा है, और उसका जो आधार है रूप, धन, बल, पद, जाति, संप्रदाय, इन्हीं के आधार पे हम झगड़ते रहते हैं। तो उसका बता रहे हैं कि जब तक ये जो हमारी जो दृष्टि है वो केवल प्रिय हित लाभ की बनी रहती है, हमको न्याय धर्म सत्य समझ में नहीं आता है, तो हम अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था को जब तक नहीं देख पाते हैं, मानव जाति एक, मानव धर्म एक जब तक नहीं समझ पाते हैं, बल्कि अस्तित्व सहअस्तित्व सब साथ साथ ही, अकेला कोई है ही नहीं। किसी भी इकाई का अकेले में कोई मूल्य नहीं है, कोई महत्व नहीं है। दूसरे शब्दों में कहें तो हर इकाई का जो महत्व है, जो मूल्य है, वो व्यवस्था में भागीदारी के अर्थ में ही है। संपूर्ण व्यवस्था में स्वयं में व्यवस्था रहते हुए वही उसका मूल्य है। जब ये समझ में आता है तो सारी हठधर्मिताएं, व्यक्तिवादिता खत्म हो जाती है, ऐसा अपने आप ही विलय हो जाती है, ऐसा कह रहे हैं। अदरवाइज तो इसका जो एक्सपेंशन है परिवार से लेकर फिर समाज में, तो अक्सर देखा जाता है भाई एक छोटी सी सोसाइटी है, उसमें भी थोड़ा सा फंड होता है, पर उसको मैनेज करने के लिए बड़े इलेक्शन होते हैं, झगड़े होते हैं, बहुत सारा प्रचार प्रसार, झूठ, छल, कपट, दम पाकट एक दूसरे के लिए। एक सोसाइटी से लेकर ग्राम पंचायत से लेकर जहां जहां पे भी ये व्यक्तिगत, और उसमें हर मानव को ये लगता है कि मैं कोई पद पे पहुंच जाऊंगा तो मेरा महत्व होगा। यही मेरी व्यक्तिवादी अहमता है। और जब संपूर्णता को समझते हैं तो लगता है कि भाई जहां भी व्यवस्था है उसमें मेरी भागीदारी है, वही मेरा मूल्य है। तो इससे बहुत फर्क आता है उससे व्यक्तिवादी जो परेशानियां हैं, जो आज का जो युवा पीढ़ी में अक्सर ये आ गया है कि भाई मेरा क्या। अब वो माता पिता के धन को भी धन मानने को तैयार नहीं है, उनके बनाए घर को स्वीकार करने को तैयार नहीं है, मुझे अपना बनाना है। तो ये व्यक्तिवादी अहमता का ही उदाहरण है, और इससे जो तनाव है, जो जनमानस के बीच दूरी है, परिवार परिवार के सदस्यों के बीच, तो इससे क्या होता है कि भाई फिर वो अधिकार के लिए झगड़ा, कैसे कौन किसका चले, ये भी एक बड़ा झगड़ा। और कौन पैसा खर्च करने का अधिकार किसके पास है, किस में खर्च होगा, ये एक व्यक्ति से लेके शासन तक, प्रधानमंत्री तक, और भी आगे यूएन तक चला जाता है, वर्ल्ड बैंक और सब में यही सब चलता है कि किसके पास ज्यादा अधिकार है। जिसके पास ज्यादा अधिकार है उसका हम देखेंगे कि उसके पास ज्यादा भोग है। बड़ा अधिकार मतलब कि उसको ज्यादा रिसोर्सेज है, बड़ा घर मिलेगा, बड़ी गाड़ी मिलेगी। वैसा ही
कंपनियों में भी देखने को मिलता है कि हर किसी का होता है कि भाई टॉप पे पहुंच जाए, सीईओ बन जाए तो सीईओ को बड़ा ऑफिस मिलेगा। तो ये अक्सर हमको देखने को ही मिलता है। तो ये सब भोगवाद, व्यक्तिवाद का ही उदाहरण है। दूसरी तरफ जाएंगे तो भाई मुझे मोक्ष पाना है और मेरे अनुसार ही मोक्ष है, बाकी दूसरे जो मत संप्रदाय हैं उनसे तो कुछ होने वाला नहीं है। तो ये भी व्यक्तिवादी अहमता है। एक धर्म के अंदर में, एक संप्रदाय के अंदर में भी बहुत सारी व्यक्तिवादी अहमताएं बनी रहती हैं। हर कोई अपने अपने इंटरप्रिटेशन को सही मानता है ना। ये तो हमने देखा ही है कि भाई अगर हिंदुओं को भी देखेंगे तो हिंदुओं में भी बहुत सारे मत हैं, अद्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैतवाद, और पता नहीं किस किस को लेके शास्त्रार्थ झगड़े होते रहते हैं। वैष्णवाइट्स हैं कि सैवाइट्स हैं, उसको लेके झगड़े होते रहते हैं। कौन से देवी देवता को मान ले, पूजा पत्ती को, और नहीं तो फिर गीता का इंटरप्रिटेशन ही क्या है, रामायण का क्या इंटरप्रिटेशन है, उसको लेके ही बड़े झंझट झगड़े चलते रहते हैं। वेदों का क्या स्थान है परंपरा में, कुछ लोग बोलते हैं उसके बाद कोई ज्ञान ही नहीं है, वही संपूर्ण ज्ञान है। तो हर मत संप्रदाय वाला ही मानता है। कुरान वाला बोलता है कि भाई उसी में सारा ज्ञान है, वो बाइबल वाला बोलेगा उसी में सारा ज्ञान है। उसके इंटरप्रिटेशन में भी व्यक्तिगत अहमताएं बनती है कि मेरा जो इंटरप्रिटेशन है, मेरा जो पढ़ना है, वो सर से श्रेष्ठ है। तो यही इच्छा बंधन, आशा बंधन, विचार बंधन के रूप में बना रहता है। और ये सारा शक्ति केंद्रित शासन के साथ चला जाता है। यही चीजें फिर राष्ट्र के साथ में भी जाती है। फिर किसकी भाषा ज्यादा श्रेष्ठ है, कौन सी भाषा आना चाहिए, किसका कर्म उपासना ठीक है, कौन सा जो न्याय कैसे होगा, और गलतियों को कैसे रोका जाए, फिर ये सारी चीजें संविधान में आ जाती हैं। और संविधान सेकुलर होना चाहिए कि किसी धर्म के आधार पर होना चाहिए, शरीयत लॉ होगा कि कॉमन सिविल कोड चलेगा, या हिंदू राष्ट्र बनेगा, ये सब चीजें, या क्रिश्चियन राष्ट्र बनेगा, या पोप चर्च के द्वारा चलेगा। इन्हीं सब चीजों पे झगड़े जो व्यक्तिवादी अहमताएं से, यही परिवार से लेकर समाज, समाज से लेकर राष्ट्र और अंतरराष्ट्र तक बने रहते हैं, क्योंकि वास्तविकता नहीं पता है। तो जो भी हम, अगर चाहे वो डेमोक्रेसी हो, चाहे ऑटोक्रेसी हो, या कोई सा भी गवर्निंग का मॉडल हो, सबके अंदर में रहते तो मानव ही हैं। और जो भी गद्दी पर पहुंच जाता है, तो आज हम देखते ही हैं कि भाई आज सरकार बदल जाती है, पार्टी बदल जाती है, पार्टी में भी व्यक्ति बदल जाता है, तो ही पॉलिसियां, नीतियां बदल जाती हैं। तो ये व्यक्तिवादी अहमताओं का ही बहुत बड़ा उदाहरण यहाँ पर आदरणीय नागराज जी दे रहे हैं। और उसको अगर समराइज करें तो सबका स्वरूप यही है कि गलती को गलती से रोकना, अपराध को अपराध से रोकना, और युद्ध को युद्ध से रोकना, क्योंकि न्याय धर्म सत्य दिखाई नहीं पड़ता है। अब इस सारे आज का जो मॉडर्न ये परिवेश हो गया है समाज का, तो उसमें एक तो शासन में जो अधिकारी लोग हो गए हैं, जिनको बहुत ऑलरेडी जो अधिकार मिले हुए हैं, उनको सैलरी भी मिली हुई है, उनका सब कुछ सुनिश्चित है, एक तो वो है। और दूसरे जिनको आम जनता कहते हैं, कि जिनकी डायरेक्टली कोई भागीदारी नहीं है, पर उनके लिए सरकार जिम्मेदार है, उनके लिए रोजगार बढ़ाना है, उनके लिए सड़क बनाना है, उनके लिए बिजली देना है, उनका जो शासन कार्यों में भागीदारी है, उनकी जिम्मेदारी यही है कि भाई सारी जनता को ये सारी सुविधाएं मिले। और लेकिन ज्यादा किसको मिलेगी, वो उन्हीं को मिलेगी जो शासन कार्य में रत है। वो ऐसा नहीं है कि भाई वो कम लेंगे। उनका तो, उनको अपनी सैलरी बढ़ानी होती है, तो वो सबसे प्रस्ताव, चाहे पक्ष या विपक्ष, कोई सी भी पार्टी हो, बहुत जल्दी से पास हो जाता है। तो ये सबको देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये सही गलत का तरीका, अपने पराये की दूरी, अंतर विरोध और बाह्य विरोध, ये सब मत संप्रदाय के रूप में बना ही हुआ है। और जब तक हम धर्म का जो सही रूप है, राज्य का जो मूल स्वरूप है, वो स्पष्ट नहीं होगा, जो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के रूप में है, नहीं तो धर्म की चले कि अब राज्य की चले, इसमें भी झगड़ा होता है। शंकराचार्य चाहते हैं कि भाई संविधान उनके हिसाब से चले, और संविधान वाले चाहते हैं कि धर्मनिरपेक्ष सेकुलर चले, इस तरह के, या केवल धर्म का चले जहां धर्म वाले जीत जाते हैं। तो उस तरह से इसको, ये जो हठ धर्मिताएं हैं, ये जब तक मानव भ्रमित है तब तक रहेंगी, ऐसा बाबा जी कह रहे हैं। इनका विलय होने का एकमात्र तरीका है कि सब समझदार होने लग जाएं, क्योंकि मानव सही में ही एक हो सकता है, गलती में तो अनेक बना ही रहेगा, बटा ही रहेगा। ऐसी बात को यहाँ पर कह रहे हैं। जी भैया। जी भैया, आगे चलते हैं। शासन मानसिकता मानव में तब से पनपा जब मारपीट कार्यों में पराकाष्ठा में पहुंच गए, अर्थात हर दिन मारपीट, सशंकता, भय से पीड़ित जीने की स्थिति आरंभ हुई।
इससे राहत दिलाने के लिए राजा और गुरु आश्वासन दिए, इसके लिए लोक सम्मति मिली। इसका गवाही है राजा और गुरु स्थापित हुए। अभी तक राजगद्दी और धर्म गद्दी का वैभव होना देखने को मिलता ही है। इससे मुख्य रूप से उल्लेखनीय स्मरणीय तथ्य यही है कि आम मारपीट को रोकने के लिए उससे ज्यादा, अर्थात आम लोगों में जो मारपीट का तौर तरीका है उससे ज्यादा प्रभावशाली तौर तरीके को अपनाते हुए प्रयास किया। इस चित्रण से यही समझ में आया कि मारपीट को मारपीट से रोकना जरूरी समझा गया। आज के संविधान में भी यही ध्वनित होता है। जबकि मारपीट से पुनः पुनः मारपीट ही हाथ आता रहा, युद्ध के अनंतर युद्ध की तैयारी होते ही आया, इस विधि से शांति का कोई रास्ता मिला नहीं। इसी के साथ धर्म गद्दी शांति के समर्थक रहा, अभी भी है। इसके बावजूद धर्म में अपना पराया, राज्य में अपना पराया मानसिकता पनपता रहा। इसी से पता लगता है इन दोनों के अथक प्रयास से अंतर विरोध पनपती रही, बाह्य विरोध तो रहा ही। राज्य परंपरा में करने में और होने में दूरी होती रही है। धर्म गद्दी में कहने होने में दूरी रह आई। यही मानव समुदायों में अंतर विरोध का कारण रहा। बाह्य विरोध अपना पराय के रूप में रहा ही। इस प्रकार धर्म और राज्य के मूल में मानसिकता का स्वरूप स्पष्ट है। मानव परंपरा में यह विदित है कि मानव क्रियाकलाप के मूल में मानसिकता का रहना आवश्यक है। मानसिकता विहीन मानव को मृतक या बेहोश घोषित किया जाता है। विकृत मानसिकता, सामान्य मानसिकता के विपरीत वाले मानव को पागल, असंतुलित अथवा रोगी के नाम से घोषणा की जाती है। यह सभी क्रियाकलाप वांछित, इच्छित और आवश्यक मानसिकता हर क्षण, हर पल, हर दिन शरीर यात्रा पर्यंत प्रभावित होने के क्रम में ही राज्य मानसिकता, धर्म मानसिकता, व्यापार मानसिकता, अधिकार मानसिकता, भोग मानसिकता, सुविधा संग्रह मानसिकता समीक्षित होता है। न्याय मानसिकता, धर्म अर्थात समाधान मानसिकता, नियम मानसिकता, प्रामाणिकता पूर्ण मानसिकता, समृद्धि मानसिकता, सअस्तित्व मानसिकता, वर्तमान में विश्वास मानसिकता, परिवार मानसिकता, स्वायत्त मानसिकता, समाज मानसिकता, व्यवस्था मानसिकता, मानवीय शिक्षा संस्कार मानसिकता, स्वास्थ्य संयम मानसिकता का मूल्यांकन किया जाना जागृत परंपरा में संभव होता है। अनुभव मूलक विधि से किया गया कार्य, व्यवहार, विचार, अर्पण, समर्पण, संबंध, मूल्य, मूल्यांकन, भयतृप्ति, परिवार सहज आवश्यकता से अधिक उत्पादन, लाभ हानि मुक्त विनिमय, प्रामाणिकता पूर्ण प्रबोधन अर्थात समझे हुए को समझाने, किए हुए को कराने, सीखे हुए को सिखाने से ही ये सब सकारात्मक उपलब्धियां मानव परंपरा में सहज सुलभ होना पाया जाता है। यह संपूर्ण वैभव मानव परंपरा में अनुभवात्मक अभिव्यक्ति एवं मानसिकताएं हैं। आदर्शवाद और भौतिकवाद के स्थान पर अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन बनाम मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद क्रम में ऊपर कहे गए सभी सकारात्मक पक्षों को सहज समाधान और उसकी निरंतरता की समीचीनता प्रस्तावित रहता ही है। यही अनुभवात्मक आदर्शवादिता का पूरक गुण होना देखा गया है। जी भैया। हाँ जी भैया, तो इसी बात को और आगे स्पष्ट कर रहे हैं कि देखिए शासन मानसिकता में क्या है कि ये कैसे आया कि भाई लोग लड़ रहे हैं, है ना, एक दूसरे से। और कुछ लोग बोलते हैं भाई लड़ने में क्या है, शांति तो चाहते हैं, मूल में तो आदमी को शांति चाहिए। मानव की जो मूल अपेक्षा है, जो वांछित और आवश्यकता है, वो जो मानसिकता है आवश्यक और वांछित और इच्छित, जो बता रहे हैं कि ये तो सुख और शांति की है, जब से भी मानव है इसी को चाहता है। अब लेकिन भ्रमित है, और भ्रमित रहते हुए व्यक्तिवादी अहमता है। अब ये वितंडवाद या ये कहें ये कॉन्ट्राडिक्शन हर मानव के साथ, हर परिवार, हर समाज के साथ बना हुआ है। ये धरती की स्थिति है, और जब से मानव इस धरती पर है लगभग लगभग इसी को एड्रेस करते चले आए हैं। यही जो डायलेमा बना हुआ है कि भाई एक तरफ जो चाहना है, जो वांछा है, वो सुख शांति संतोष समृद्धि की है, परंतु वास्तविकता जो वस्तु स्थिति बनी हुई है वो द्वेष, मत, संप्रदाय, हठ धर्मिताएं, राज्य और धर्म को लेकर बनी हुई है। तो इनका कैसे किया जाए? तो एक सामान्य तरीका ये लगा
कि भाई अगर दो चार लोग लड़ रहे हैं तो वो हाथ पैर से लड़ रहे हैं तो कोई डंडा लेके आ जाए कि देखो अगर लड़ोगे तो हम जो है हम डंडे से पिटाई करेंगे। अब अभी सबके पास डंडा आ गया तो जो शासन करने वाला है वो बंदूक लेके आ जाएगा। अब अगर सबके पास बंदूक आ गई तो तोप के तो शासन का देखेंगे कि फिर कानून बना कि किसी देश में कि भाई देखो हर कोई गन नहीं रखेगा, गन चलाने का अधिकार केवल शासन को रहेगा, वो केवल पुलिस और वो भी कोई अधिकारी आदेश देगा तभी फायरिंग होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो जब तक आप है लात घूंसे से आप लड़ लो, ज्यादा लड़ाई करोगे तो हम आ जाएंगे और फिर बंदूक चलाएंगे, नहीं तो सीआरपीएफ ले आएंगे, नहीं तो कुछ ना कुछ ले आएंगे, जो अभी कैलिफोर्निया और हर जगह चलता है। ये शासन का स्वरूप ये है कि लोग जो लड़ रहे होते हैं उनके पास उतना ही कानूनन अब ऐसा बना दिया, नियम बना दिए कि भाई आप इससे ज्यादा हथियार नहीं रख सकते। इलीगल रखेंगे तो उसको पकड़ा जाएगा, वो अपराध माना जाएगा, उसके लिए सजा दी जाएगी, उसके लिए आपको मारा पीटा जाएगा। परंतु मारपीट को मारपीट से अंततः रोकने का ही काम है कि अगर लोग लड़ रहे हैं तो उनको कैसे रोका जाए, शांति तो स्थापित करनी है। और शांति का मतलब युद्ध की तैयारी। एक्चुअली शांति तो होती नहीं है, अभी शांति की जो परिभाषा है युद्ध का अभाव, कि लड़ाई झगड़ा अगर समाज में नहीं हो रहा है तो कहेंगे स्थिति नियंत्रण में है, स्थिति शांतिपूर्ण है, क्योंकि शांति तो समझ में नहीं आई है कि वो समाधान से ही शांति आती है। तो अभी की क्या माना हुआ है कि अगर लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है, लोग है ना केवल डर से भय से प्रलोभन से अपना अपना उत्पादन काम में लगे हुए हैं, एक दूसरे का सर नहीं फोड़ रहे हैं, तो स्थिति नियंत्रण में है, शांति है। परंतु ये सब है मारपीट का ही रास्ता। इसमें अंतर विरोध और बाह्य विरोध और शासन और जनता के बीच में विरोध वो अक्सर देखता रहता है। हर हर देश में अंतर विरोध चल ही रहे हैं। हर 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 समाज, हर कोई अपने सरकार से, अपने शासकों से कोई ना कोई मांग लेकर सड़क पर उतरा ही हुआ होता है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई मूक विधि से या प्रखर विधि से, मुखर विधि से कोई ना कोई विरोध दिखता ही रहता है अक्सर। चाहे वो दिल्ली में जंतर मंतर हो या कुछ कहीं और हो, चाहे हड़ताल हो, चाहे कुछ भी हो, कोई ना कोई वर्ग कभी ना कभी अंतर विरोध किसी ना किसी राज्य धर्म संप्रदाय में चलता रहता है। और बाह्य विरोध हुआ दूसरे देशों के साथ, जिसको हम पराया देश मानते हैं, उनके साथ भी या तो युद्ध की तैयारी होती है या छुटमुट युद्ध चलते ही रहते हैं। ये अभी तो आजकल तो कम्युनिकेशन का जमाना है, सब कुछ हमको दिखता ही रहता है। तो ये जब तक जो मानव है उसकी जो मानसिकता है, तो आदरणीय नागराज जी बहुत सिंपल भाषा में कह रहे हैं कि भाई मानव है, मानसिकता के साथ ही रहता है तभी वो जिंदा है, अगर कोई मानसिकता नहीं है तो वो मृत है। तो ये बात ठीक है। और जो सामान्य स्वीकृत मानसिकता है वो उसको ठीक मानते हैं, और नहीं तो उसके विपरीत मानने वाले को पागल मान लेते हैं। इस तरह से बहुत सारे लोग जीवन विद्या वाले को पागल ही मानते हैं, क्योंकि सामान्य स्वीकृत मानता यह है कि खूब पैसा कमाओ, खूब खाओ पियो ऐश करो, सुविधा संग्रह करो, शोषण करो, जैसे तैसे भी कमाओ। मतलब अब वो कहते हैं नहीं नहीं हमको शोषण नहीं करना है, हमको प्राकृतिक विधि से रहना है, तो ये अभी सामान्य मानसिकता नहीं है, स्वीकृत नहीं है, तो पूरे तो ये तो पागल हो गया है, इसको तो कुछ करना चाहिए, असंतुलित हो गया है, रोगी हो गया है। तो ये मानसिकता की बात है। लेकिन जब सभी समझदार हो जाएंगे तो यही सर्व स्वीकृत होगा और यही सामान्य हो जाएगा। तो आदरणीय नागराज जी जिसको कहते हैं, उन्होंने न्यू नॉर्मल बनाया है कि भाई सामान्य भी क्या है। अभी तो हम पागलपन को ही सामान्य मान रहे हैं, है ना। जैसे शिविरों में एक कहानी आती है ना कि भाई अगर पूरे कुएं में ही भांग पड़ी हुई है और सभी उसका पानी पी रहे हैं तो सभी लड़खड़ा के चल रहे हैं, तो उस लड़खड़ा के चलने को ही सामान्य मानते हैं। उनके बीच में कोई सीधा चलता हुआ आ जाए तो उस पर हंसते हैं कि यार ये तो क्या पागल आदमी है, इसको तो चलना नहीं आता है, जबकि वो सही चल रहा है। तो ये जब तक भ्रमित है, इस कॉन्ट्राडिक्शन से, इस वितंडावाद से, इस विरोधाभास से हमको गुजरना ही होगा। क्योंकि सभी क्रियाकलाप में जो वांछित और इच्छित और आवश्यक मानसिकता है, वांछित और का मतलब है कि जो हमारी कामना है कि सभी सुखी हों, वसुधैव कुटुंबकम, जो हमेशा से चली आ रही है, जो धर्म के नाम पे बोलने वाले हैं, जिन्होंने अपेक्षाओं को पहचाना है कि मानव तो ये चाहता है, और यही हमारी इच्छा है कि समाधान, समृद्धि इससे ये हमको प्राप्त हो जाए, हम खुश होकर मिलकर जी पाए। और जो इसकी जो आवश्यकता है कि भाई हर व्यक्ति के पास शरीर की और जीवन की मानसिकता हो, पूरी जो व्यवस्था है वो सब ठीक चले, हर व्यक्ति उसमें अपनी इच्छा से भागीदारी करे। तो ये बात को जो है, ये हर क्षण हम इस मानसिकता के साथ में रहते ही हैं, हर क्षण, हर पल, हर दिन इसके साथ में हम करते रहते हैं। लेकिन होता क्या है, अगर भ्रमित
मानसिकता है तो फिर राज्य मानसिकता, धर्म मानसिकता, व्यापार मानसिकता, अधिकार, भोग, सुविधा संग्रह, भोग, बहुभोग, अति भोग वाली मानसिकता रहती है। और अगर जागृति हो गई तो ये मानसिकता, इसी को हम कह रहे हैं कि चेतना का विकास हो जाता है, यानी कि इस मानसिकता में विकास हुआ, यही परिमार्जन है। यही जागृति है कि जब हम हमारे जो विचार और व्यवहार और कार्य हैं कि वो भोग से नहीं आ रहे हैं, सुविधा संग्रह के धरातल से नहीं आ रहे हैं, बल्कि वो न्याय मानसिकता से, धर्म से, नियम से, समृद्धि की मानसिकता से, विश्वास, परिवार, स्वायत्त मानव, अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था से आ रहे हैं, तो ही ये जागृति की मानसिकता है, तो ही ये परिमार्जन हुआ। तो ये शिक्षा विधि से हो सकता है, अनुभव ना हो उससे पहले भी हो सकता है। ये भी एक इंटरप्रिटेशन की बात हो सकती है कि नहीं, हमको जब अनुभव होगा तभी ये शिफ्टिंग होगा। ये पठन श्रवण मनन से हो सकता है, ऐसा आगे भी बोलेंगे नागराज जी। यहाँ भी इशारा कर रहे हैं कि ये अध्ययन के द्वारा, संस्कार, शिक्षा संस्कार के द्वारा ये स्वस्थ मानसिकता संभव है, और फिर वो अनुभव की ओर ले जाएगा। अनुभव से तो होगा ही होगा, पर अनुभव की जो ओर चलते हैं, अनुभवगामी विधि से, अनुभव मूलक विधि से जो कार्य व्यवहार को हम अपना लेते हैं, अनुकरण अनुसरण से चलते हैं, तो भी हम इस मानसिकता को पा लेते हैं और खुद सुखी हो जाते हैं और दूसरों की सुखी होने में फिर भागीदारी होते हैं। तो उसी को वो कह रहे हैं कि फिर अनुभव मूलक विधि से जो कार्य व्यवहार है, अर्पण समर्पण है, संबंध है, उसमें हम जीते हैं, लाभ हानि मुक्त विनिमय करने लग जाते हैं, प्रबोधन प्रमाणिकता के पूर्वक करने लग जाते हैं। तो ये सब सकारात्मक उपलब्धियां हैं अनुभव मूलक विधि से जीने में, अनुभवगामी में। तो ये डिस्टिंक्शन कह रहे हैं। कई बार ये भ्रम हो जाता है कि अनुभव के बिना हमसे हो नहीं पाएगा। कह रहे हैं कि अनुभव के बिना ही होगा, बल्कि ऐसा जी के ही अनुभव होगा, इस बात को कह रहे हैं। तो जो भी मानसिकताएं भोग की और भक्ति विरक्ति की रही हैं, उसके विकल्प के रूप में अब ये समाधान, समृद्धि और न्याय, धर्म, सत्य की जो मानसिकता है, ये जो अनुभवात्मक आदर्शता का पूरक गुण, यानी कि जो पहले आदर्शवाद रहा है, जो रहस्यात्मक या रहा है, अनुभव की कमी रही है, तो अनुभव आने से वो पूरा हो जाता है, और फिर जो भी नेगेटिविटी रही है वो विलय हो जाती है। ऐसा यहाँ पर बाबा जी कह रहे हैं। जी भैया। जी भैया। मूलतः अनुभव अनुक्रम से ही होता है। मानव कुल में जीवन जागृति सहज विधि से सभी सकारात्मक पक्ष प्रमाणित होना देखा गया है। इसके विपरीत भ्रम बंधन वशी अर्थात भ्रम में ग्रसित मानसिकता वशी मानव अनेक समुदाय, राज्य, धर्म, जाति, पंथ, संप्रदाय, धन, पद और सामरिक बल के आधार पर अपने को विकसित अविकसित भी मान लेते हैं, कह लेते हैं। प्रयोजन के रूप में कुछ भी नहीं निकलता है। यथा सह अस्तित्व, समाधान, अभय, समृद्धि मानव कुल में प्रमाणित नहीं हो पाती। इससे यह स्पष्ट हो गई है कि जागृति में मानव मानसिकताएं सकारात्मक, अमानवीयता में नकारात्मक पक्षों में कार्य करता है। नकारात्मक कार्य में भ्रमवश अनर्थ एवं सकारात्मक पक्ष में जागृति पूर्णता पूर्वक सार्थक होना, मूल्यांकित होना, समीक्षित होना, फलित होना देखा जाता है। भ्रमित परंपरा में ही शक्ति केंद्रित शासन मानसिकता स्पष्ट हो चुकी है। यह भी साथ में झलक मिल चुकी है कि समाधान केंद्रित परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था ही सर्वस्व कार्यक्रम है। इस दशक तक अधिकारों की होड़ रही है। अधिकार सर्वप्रथम शासन और शासन के स्वरूप में भागीदारी करने की मानसिकता पर आधारित होना स्पष्ट है। शासन मानसिकता स्वयं भ्रमित होने के आधार पर भागीदारी की तैयारी, भ्रम ही होना, भ्रमवश होना, भ्रमित अपेक्षाओं के साथ ही होना पाया जाता है। सुविधा संग्रह के लिए ही अधिकार मानसिकता बना रहता है। अधिकार मानसिकता में अधिकार को पाया हुआ मानसिकता में और अधिकार प्रवर्तन की मानसिकता में जो भ्रम अपने श्रेष्ठता, अन्य की निष्ठता को बनाए रखा रहता है, यही कार्य रूप में अन्य को क्षतिग्रस्त होना ही प्रायोजित हुआ रहता है। जैसे दासवाद को समर्पित शासनाधिकार में स्वयं को सर्वश्रेष्ठ, शासन में जो नहीं रहते हैं उनसे अपने आप को श्रेष्ठ मानते हुए सभी प्रकार से निर्णय लिए रहना, अर्थात संवाद के पहले से ही निर्णय लिए रहना देखा गया है। इसका साक्ष्य अभी तक शासन मानसिकता लोक मानसिकता से मिलन बिंदु स्थापित नहीं हुई है। जबकि धर्म शासन विधि से आचरण पद्धति के रूप में एक आचार संहिता प्रस्तुत किए रहते हैं।
ईश्वरीय नियम के रूप में संध्या, उपासना, प्रार्थना, अभ्यास भाषा के रूप में बताए रहते हैं। हर धर्म गद्दी में बैठा हुआ व्यक्ति अपने को सर्वश्रेष्ठ, बाकी सब अज्ञानी, पापी, स्वार्थी के रूप में गणना करते हुए भाषा, लहजा, मुद्रा, भंगिमाओं को प्रस्तुत करते हैं, जबकि यह सर्वथा भ्रम का ही द्योतक है। क्योंकि भ्रमित धर्म, भ्रमित राज्य के वशीभूत जनमानस भ्रमित रहना स्वाभाविक है। इसलिए धर्म, राज्य और जन मानसिकता का तालमेल में संगीत समाधान प्रतिपादित नहीं हुआ। ये तीनों दिशा विहीन, अंतर विहीन, अर्थ विहीन रूप से ही अंत होते हैं। नामतः इसे समस्या कहा जाता है। इस प्रकार 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक तक धर्म गद्दी, राज्य गद्दी की अस्मिता स्पष्ट है। प्रस्ताव के रूप में अर्थात समाधान केंद्रित सार्वभौम व्यवस्था अखंड समाज के अर्थ में अनुभवात्मक अध्यात्मवाद बना अनुभवात्मक आदर्शवाद को प्रस्तुत किया है। जी भैया। जी भैया, तो ये तो स्पष्ट ही है, थोड़ा सा फिर से रिपीटिशन जैसा ही लग रहा है ना। जो हठ धर्मिताएं बताई गई हैं और जो मानसिकता, भ्रम की जो मानसिकता है, फिर से उसी को शासन में और धर्म में कैसे आती है उसी को बता रहे हैं। और धर्म और राज्य की जो भ्रमित मानसिकताएं हैं, जिसमें अपने को श्रेष्ठ मानना, दूसरों को नेष्ठ मानना, वो सब रहा है। और उसी के लिए जो ये जो प्रस्ताव है अनुभवात्मक अध्यात्मवाद, जो या अनुभवात्मक आदर्शवाद भी कह रहे हैं, क्योंकि रहस्यात्मक आदर्शवाद रहा है, रहस्यात्मक अध्यात्मवाद रहा है। और जो जो समाधान है वो समाधान केंद्रित सार्वभौम व्यवस्था है, उससे पहले समस्यात्मक जो है, द्वंद्वात्मक जो भौतिकवाद है, उसकी बात रही है। तो उनके विकल्प में ही इस बात को रखा है। तो भैया मुझे तो लगता है ये पूरा एक तरह से रिपीटेशन ही है ऊपर वाला, है ना। पढ़ने से ऐसा ही लगता है कि ये मानसिकताओं के साथ में तो आगे बढ़ सकते हैं। कुछ और आप इसमें जोड़ना चाहें, कोई और ध्यान गया हो तो भैया रख सकते हैं उसमें बिहार भैया। हाँ नहीं भैया, मेरे को भी ऐसी लग रहा है कि मतलब बाबा जी बार बार उस चीज को ध्यानाकर्षण करा रहे हैं ताकि हमारा जो भ्रम है उसमें कहीं तो दरार पड़े और हम जी जो माने हुए हैं उसको माने कि ये भ्रम है हमारा माना हुआ, तो फिर उससे मुक्त होने का उपाय ढूंढे। इसलिए बार बार प्रहार करते रहते हैं। जी। जी, तो आगे पढ़ता हूँ। हाँ जी भैया। भ्रमात्मक धर्म और राज्य परंपरा में परिकल्पित अधिकारों का प्रवर्तन संग्रह, सुविधा और भोग के अर्थ में ही अंत होना देखा गया। आज की स्थिति में शक्ति केंद्रित शासन प्रयोग में अधिकार पाया हुआ व्यक्ति की सफलता का स्वरूप इस प्रकार दिखाई पड़ता है कि देशवासियों को कड़ी मेहनत और ईमानदारी का नारा और पाठ सुनाते रहे और अपने संग्रह कोष को स्वदेश के अतिरिक्त विदेश में मजबूत बनाते रहे। इसी प्रकार सफल धर्म में अधिकार प्राप्त व्यक्ति, सिद्धि प्राप्त व्यक्ति का स्वरूप देखने पर यही पता लगता है कि संसार में त्याग और वैराग्य का पाठ पढ़ावे और अपने कोष व्यवस्था को स्वदेश में अधिकतम मजबूत बनाए रखें। इस तरह राज्याधिकार, धर्माधिकार, सफल व्यक्ति का स्वरूप इस 20वीं शताब्दी का अंतिम दशक में देखने को मिल रहा है। यही भ्रमात्मक धर्म, भ्रमात्मक राज्य का गवाही है। जबकि मानव धर्म अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था के स्वरूप में ही सार्थक और सर्व सुलभ होना पाया जाता है। इस विधि से संपूर्ण मानव के सम्मुख सर्व मानव सुखी होने का सूत्र अनुभवात्मक अध्यात्मवाद प्रस्तुत है। पहला मुद्दा, शक्ति केंद्रित शासन चाहिए या समाधान केंद्रित व्यवस्था चाहिए। दूसरा मुद्दा, संग्रह सुविधा चाहिए या न्याय, समाधान और समृद्धि चाहिए। तीसरा मुद्दा, इसके लिए लाभोन्मादी अर्थशास्त्र, भोगोन्मादी समाजशास्त्र, कामोन्मादी मनोविज्ञान शिक्षा की वस्तु के रूप में चाहिए या आवर्तनशील अर्थशास्त्र, व्यवहारवादी समाजशास्त्र और मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान शिक्षा की वस्तु के रूप में चाहिए। चौथा मुद्दा, विखंडनवादी प्राकृतिक असंतुलनवादी विज्ञान चाहिए या सहअस्तित्ववादी प्राकृतिक संतुलनवादी विज्ञान चाहिए। इन्हीं सकारात्मक नकारात्मक अर्थात अभी तक किया गया शिक्षा स्वरूप को नकारता हुआ और सकारात्मक पक्ष को प्रस्तावित किया हुआ का समर्थन में समाधानात्मक भौतिकवाद, व्यवहारात्मक जनवाद और अनुभवात्मक अध्यात्मवाद चाहिए या द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, संघर्षवाद जनवाद और रहस्यात्मक अध्यात्मवाद अर्थात आदर्शवाद चाहिए। रहस्य मूलक ईश्वर केंद्रित चिंतन और अस्थिरता निश्चितता मूलक
वस्तु केंद्रित चिंतन चाहिए या अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन चाहिए। यही मानव कुल को निश्चय करने का अवसर समीचीन हुआ है। इसे नकारने सकारने के पक्ष में कही गई विश्व दृष्टिकोण, विचार शैली, शास्त्र प्रणालियों में से प्रभावित का परिचय अधिकांश लोगों के पास जांच पड़ताल सहित धारक वाहकता के रूप में प्रस्तुत है, और प्रस्तावित दर्शन बनाम चिंतन विचार शैली का नाम, प्रस्तावित शास्त्रों का नाम मानव के सम्मुख प्रस्तुत हुआ है। इस स्थली में यहाँ इस अनुभवात्मक अध्यात्मवाद को अध्ययन करता हुआ मेघावियों के स्मरण में इस बात को ला रहे हैं कि प्रस्तावित चिंतन दर्शन मध्यस्थ दर्शन सस्तित्ववाद के नाम से तीनों शास्त्र वांग्मय के रूप में प्रतिपादित सूत्रित व्याख्यायित विधि से प्रस्तुत कर चुके हैं। अतएव मानसिकता के आधार के रूप में भ्रमात्मक विधि ने इस दशक तक मानव को जो भुगत चुका है और प्रस्ताव के रूप में जागृति और अनुभव प्रमाण सहित जीने की आवश्यकता, उसकी सफलता के लिए सुयोजित मार्ग को प्रशस्त करना, सर्वसुलभ करना ही हमारे प्रयासों का आशय है। जी भैया, यहाँ तक कुछ अगर। हाँ भैया, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, है ना। इसमें हाँ, अब थोड़ा सा स्पेसिफिक पॉइंट पे आ गए हैं आप पूरी समीक्षा को करते हुए, है ना। अब हमारे लिए निर्णय की घड़ी है ऐसा बोल रहे हैं, तो थोड़ा सा इस पे कर लेते हैं, फिर देख लेते हैं, हाँ समय भैया, भी हो जाएगा शायद फिर, है ना। तो आज बिल्कुल। यहाँ तक भी रख सकते हैं पूरा। तो मेरा जो ध्यान गया भैया उस पे मैं रख देता हूँ, बाकी तो फिर मिलके चर्चा करेंगे ही, है ना। तो इसमें जो चल रहा है अभी समाज में, शासन में, वो बिल्कुल देखने को मिल रहा है ना। आए दिन अ, जब खोज होती है कि भाई किसके पास कितनी संपत्ति है, तो जो जितना देर शासन में रहा है उसके पास, है ना, जब उसने शासन में, चाहे वो राजनीति में गया हो, चाहे वो अधिकारी बने हो, सिविल सर्विसेज में गया हो, इंजीनियर्स बने हो, डॉक्टर्स बने हो, जो भी इसके वो हैं, जो आम जनता के अलावा जो शासन में डायरेक्ट भागीदारी में हैं, व्यवस्थाओं में, उनका जो धन संपत्ति का जब आकलन होता है तो वो कई कई गुना देश में भी और विदेशों में भी पाया जाता है। और ऐसा सभी नेता जो हैं देशवासियों को कड़ी मेहनत ईमानदारी का पाठ सुनाते रहते हैं, परंतु खुद का अगर देखेंगे तो आलीशान बंगले और वो सब दिखते ही हैं, धन दौलत। तो ये एक तो बात को ध्यान दिला रहे हैं जो कि सबको पता ही है। दूसरा, ऐसा ही जो अगर धर्मगंदियों को भी देखेंगे तो उनके जीने की शैली को अगर देखेंगे तो पाएंगे कि वो भी किसी राजनेता से कम नहीं है। अगर उनके आश्रमों को देखेंगे तो 5 स्टार होटल जैसे ही लगते हैं, वो भी भोग का ही निकलता है जब उनकी खोज होती है वहां पे जाके। लेकिन वो जनता को तो वैराग्य का, तपस्या का पाठ पढ़ते दिखाई देते हैं। तो इससे ये कह रहे हैं कि ये स्थिति बन चुकी है, इसमें आदमी पिस चुका है और परेशान है इनको देखते हुए। ये 20वीं शताब्दी का अंतिम दशक, यानी कि अभी अभी की बात कर लें तो ये सब भ्रमात्मक धर्म और भ्रमात्मक राज्य है, और ये सब मानव को दिख रहा है। जबकि अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था ही सार्थक और सर्वसुलभ होना पाया जाता है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति संपूर्ण मानव के सम्मुख सर्वसुखी होने का सूत्र। ये बड़ी बात है, क्योंकि जो अभी चल रहा है, जो भी विचार है, चाहे वो रहस्यात्मक आदर्शवाद है, चाहे वो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, जो भोग बहुभोग सुविधा संग्रह का जो डिजाइन है, धर्म का भी और राज्य का भी, एक उसमें कहें जो व्यक्तिगत जो अहमताएं हैं, उसका जो स्वरूप है सही कि सभी सुखी हो पाए, वो एक ही है, वो अनुभवात्मक अध्यात्मवाद। यानी कि इसमें अनुभव के आधार पर अध्यात्मवाद, और उसके आधार पर फिर ये भी बताया है कि जो विवेक के आधार पर विज्ञान के, विवेक सम्मत विज्ञान में जीने की शैली है। तो हमको निर्णय आज लेना है, मतलब लेने का मतलब है, अभी हम पढ़ चुके हैं, शायद हम जितने लोग जुड़े हैं उनमें तो मैं मान के चल रहा हूँ कि सबका निर्णय हो ही गया है। पर कई बार नए लोग भी सुनते ही हैं, और कई बार नए लोग भी आते ही रहते हैं, जुड़ते रहते हैं। तो जिनका अध्ययन हो गया उनका तो निर्णय हो ही चुका है कि भाई पहला मुझे शक्ति केंद्रित शासन चाहिए या समाधान केंद्रित व्यवस्था चाहिए। तो हमको पता है हमको समाधान केंद्रित व्यवस्था ही चाहिए। उसी के लिए हम अध्ययन और अभ्यास और आगे व्यवस्था में भागीदारी की बात है। हम व्यक्तिगत रूप में परिवार को सुविधा संग्रह में लगाएं या न्याय समाधान और समृद्धि में लगाएं। अब ये यहाँ पे हमारा बड़ा उहापोह रहता है
क्योंकि अभी रहना हमको समाज के बीच में ही है। तो हमको ये बड़ा संतुलन बिंदु है कि अगर समाज के कार्यक्रमों में जाते हैं, उनके शादियों में, और उनके साथ मित्रों को मिलते हैं तो उनका प्रभाव आता है। उनकी जीवन शैली को देखते हैं तो बच्चे भी हमको उन्हीं की जीवन शैली के आधार पे हमारा मूल्यांकन करते हैं, तो परिवार में ये बड़ी कठिन स्थिति बन जाती है। इससे कैसे पार पाए? ये तो क्लियर है कि हमको समाधान और समृद्धि चाहिए, परंतु वही सब लोग तो सुविधा संग्रह में लगे हैं, हमको पागल घोषित कर देते हैं, पागल होना स्वीकार नहीं है। तो कैसे क्या किया जाए? तो उसके लिए तो हम अध्ययन कर रहे हैं, तो बता ही रहे हैं कि अगर हमारी स्थिरता और निष्ठा बनेगी तो हम इससे प्रभावित नहीं होंगे। ये भी दूसरा मुद्दा है, तो हमारे लिए ये क्लियर है। तीसरा, भाई शिक्षा में क्या पढ़ाना है बच्चों को? अभी हम अपने बच्चों को उधर ही भेज भी रहे हैं, और क्योंकि शिक्षा के विकल्प सब जगह अभी ऐसे बने नहीं है कि, और हमारे बहुत सारे बच्चे उन्हीं जो अभी वर्तमान शिक्षा है बड़े भी हो चुके हैं। तो लेकिन हमारा क्या निर्णय है, हमारी मानसिकता में क्या निर्णय है कि ये लाभोन्मादी अर्थशास्त्र, भोगोन्मादी समाजशास्त्र और कामोन्मादी मनोविज्ञानी बताते रहे, या आवर्तनशील अर्थशास्त्र, व्यवहारवादी समाजशास्त्र और संचेतनावादी मनोविज्ञान किया जाए? तो इस पे बहुत सारे शिक्षा के ऊपर अपने अपने स्तर पर लोग अध्ययन के रूप में काम कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं। तो बहुत लोगों का निर्णय हो ही गया है कि भाई नहीं, हमको विकल्प के रूप में शिक्षा की नई वस्तु चाहिए। उसके लिए विद्यालय भी खुल रहे हैं। अनीता दीदी और उनकी साथियों के साथ में अभिभावक विद्यालय रायपुर है, छोटी की टीम है, संकेत भाई और उनके बहुत सारे साथी मिलकर वहाँ छोटी में चला रहे हैं। प्रेरणा विद्यालय में भी इसी तरह का प्रयोग हो रहा है, बुल्डाना में भी हो रहा है, और कई जगह अभी गुजरात में जो विसनगर है वहां पे ऐसा कुछ प्रयोग कर रहे हैं। दिल्ली में हैप्पीनेस कैरिकुलम, हालांकि अब नई सरकार आई है तो उन्होंने हैप्पीनेस कैरिकुलम के आधार पे कुछ और नया प्रस्तावित किया है, पर कामना वांछा तो सबकी वही है। तो चाहिए क्या, ये हमको तय करना है। फिर कह रहे हैं चौथा मुद्दा, क्या कह रहे हैं भाई, हमको विखंडनवादी प्राकृतिक असंतुलनवादी विज्ञान चाहिए या सहअस्तित्ववादी विज्ञान चाहिए? तो इसमें भी रॉकेट साइंस नहीं है, हालांकि रॉकेट साइंस भी कोई बहुत कठिन बात नहीं है, परंतु इतना हमको निर्णय लेना है तो हमको तो पता ही है कि भी सहअस्तित्ववादी विज्ञान चाहिए, नहीं तो हमारा अस्तित्व ही नहीं। जो परंपरा है मानव की, उस पर ही क्वेश्चन मार्क है। उसी तरह कह रहे हैं भाई, सकारात्मक और नकारात्मक में समाधानात्मक भौतिकवाद और व्यवहारात्मक जनवाद और अनुभवात्मक अध्यात्मवाद चाहिए, या द्वंद्वात्मक भौतिकवाद संघर्षवाद? ये मानसिकता की बात है। और रहस्यात्मक आध्यात्म चाहिए। एक लाइन में बोलेंगे तो हमारे पास ये अवसर बना है कि भाई रहस्य मूलक ईश्वर, ईश्वर की जगह शक्ति, क्योंकि ईश्वर कई बार हिंदुओं का हो जाता है, यहाँ पे ईश्वर, अल्लाह, गॉड, जो भी केंद्रित चिंतन चाहिए। और दूसरी जगह जो है विज्ञान का चिंतन आ जाता है कि सब कुछ अनसर्टेन है, चांस है, और ऐसा चिंतन चाहिए। अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन चाहिए। तो हम लोगों ने तो निर्णय ले लिया है कि अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन, क्योंकि इसमें हमको समाधान दिखता है, व्यक्ति से लेके परिवार, समाज, राष्ट्र तक का सबके सुखी होने का ये दिखता है। तो अब ये जो बात कर रहे हैं कि अब ये अवसर है कि अब इनमें से हमको क्या करना है। तो हमको तो पता ही है कि भाई जो भी मेधावी हैं या सामान्य जन हैं, कि ये जागृति से ही हमको सबके सर्वसुलभ होगा। और यही आदरणीय नागराज जी के जो प्रयास हैं, उनका आशय भी रहा है, उसकी यहाँ बात कर रहे हैं। और हम उन्हीं का अनुकरण, अनुसरण करने का अभ्यास कर रहे हैं कि भाई हम ऐसा जीते हुए उनके विचारों के अनुसार, अगर हमको तर्कपूर्वक ठीक लगता है, तो कैसे कैसे अपने व्यक्तिगत जिंदगी में परिवार के साथ मिलके इंच बाय इंच चलें, मिलीमीटर बाय मिलीमीटर चलें, लेकिन हमको लक्ष्य स्पष्ट है, दिशा स्पष्ट है, गति थोड़ी तेज अधिक हो सकती है। और फिर मिलकर एक दूसरे को कैसे प्रेरित करें, एक दूसरे का कैसे उत्साह, हौसला बढ़ाए कि भाई हम सब ठीक चल रहे हैं, ये भी आवश्यक है। तो वो सब हमारे मिलकर इसी को सह अध्ययन कह रहे हैं, और साथ साथ हम आगे बढ़ें, ऐसा नागराज जी यहाँ पे कह रहे हैं। तो भैया मुझे लगता है आज यहाँ पर पठना और चर्चा वाला, पठन चर्चा वाले कार्यक्रम को कर सकते हैं, और आगे लोगों के विचारों को रह सकते हैं। बिहार भैया? बिल्कुल भैया, बिल्कुल। जी भैया। तो बढ़िया। तो फिर से अब सभी भाई बहन जो आज के पठन चर्चा पे जिनका जहाँ ध्यान गया है, या कोई जिज्ञासाएं हैं, उनको रख सकते हैं, हम सब मिलकर उस पर फिर चर्चा कर लेंगे। तो आज नॉर्मली विजयबल भैया आखिर में बोलते हैं, आज पहले विजयबल भैया से शुरू कर लेते हैं। कृष्ण भैया का तो हैंडी रेज हुआ है, तो ठीक है, अभी विजयबल भैया का माइक म्यूट ही है। तो कृष्ण भैया बताइए। जी भैया, आप ही अपनी बात को रखें।
जी भैया। जी नमस्ते भैया, नमस्ते सभी को। जी नमस्ते भैया जी। हाँ भैया, आज काफी अच्छी समीक्षा। वैसे तो कई बार बाबा जी हर पुस्तक में आती है, लेकिन आज और अच्छे से समीक्षा हो पाई है और उसमें आपने भी बहुत अच्छे से उसको ध्यान दिलाया, उसके लिए आभार। हाँ भैया, अभी लास्ट में आपने बोला था और वो एक्चुअली हम सब उसी से गुजर रहे हैं, क्योंकि परिवार के सभी सदस्य का एक तरह का अ, जीना नहीं हो पाता है, या कंटेंट के प्रति भी या समझने के प्रति भी उतनी नहीं बनती हैं। तो ये जो ट्रांजिशन पीरियड है, तो उसमें काफी कुछ तो मैं भी अब देख पा रहा हूँ और उसको ठीक भी कर पा रहा हूँ। तो अब ये वर्कशॉप है यहाँ पर श्याम भैया का, तो उसमें भी हम बिटिया वाइफ हम तीनों हैं उसमें। तो धीरे धीरे इतनी तो सहमति बन रही है कि वो लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा समय निकलता है, 10-15 दिन, और धीरे धीरे वो मुझे लगता है वापस डिस्कनेक्ट कर जाते हैं। तो कभी लगता है कि या तो ये दबाव बस आ गए हैं, या मेरी खुशी के लिए आ गए हैं, और फिर वापस जीने का कार्यक्रम वैसा ही चलता रहता है, जो कि मैं भी उसी में था। इतना निकलना आसान नहीं, ये मैं भी समझता हूँ, इस सब चीज में समय भी चाहिए। तो भैया बस आप, क्योंकि आप लोग काफी समय से इसको कर रहे हैं और परिवार विधि से ही चल रहे हैं, परिवार में रहते हुए कर रहे हैं, तो वो बैलेंस आने में क्या क्या चीजें सहयोगी रहती हैं, वो थोड़ा सा अगर आप लोग शेयर करेंगे पर्सनली, आपका अपना या बीआर भैया का अपना, या और भी जो लोग जुड़े हुए हैं, तो मुझे लगता है कहीं कहीं कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो अगर बाय द वे मैं मिस कर रहा हूँ, कहीं गैप है, तो वो ठीक करने में सहायता मिलेगी। जी भैया। जी भैया बहुत बढ़िया है। ये बिल्कुल ही व्यवहारिक बात है और सब हम अपना अपना है ना शेयर कर ही सकते हैं। तो मैं अपने से शुरू कर लेता हूँ, फिर बी आर भैया और योगेश भैया और जो भी भैया हैं है ना, वो कर भैया दीदी हैं, अ, रेखा दीदी होंगी शायद संजय शर्मा भैया के, उससे ऐसा लगता है उमाशंकर भैया हैं, सभी बात रख सकते हैं। तो भैया तरीका देखिए, जो मुझे बड़ी स्वीकृति हुई है, पहले मैं सैद्धांतिक अपनी स्वीकृतियां बता देता हूँ कि एक तो मुझे ये स्वीकार हो गया है कि अस्तित्व जो है वो नित्य वर्तमान है ना, उसका ना आदि है ना अंत है, यानी कि हमेशा हमेशा रहने वाला है, बने रहने वाला है। तो उससे मुझे एक तो बहुत सारा, जबकि मेरा उत्साह तो बना रहता है व्यक्तिगत और परिवार समाज में करते रहने का, परंतु एक भागदौड़ जो एक कॉर्पोरेट में टारगेट ओरिएंटेड लाइफ थी कि इतने समय में इतना हो जाना चाहिए, जो मैंने भी शुरू में करके देखा परिवार के साथ, परंतु लगा वो कॉर्पोरेट में तो काम चल जाता है क्योंकि वो भय प्रलोभन विधि से होता है। परिवार में अब हम अभ्यास ही विश्वास सम्मान का कर रहे हैं, समझ का कर रहे हैं, स्वयं स्फूर्त विधि से निर्णय पूर्वक चलने का कर रहे हैं। तो भय प्रलोभन तो भैया यहाँ पे काम आता नहीं है। मैंने भी व्यक्तिगत करके देखा है कि भाई शिविर में ले जाने का भय या प्रलोभन से या कुछ भी करने से, क्योंकि जो मैंने बताया कि उसमें हर व्यक्ति की अपनी स्थिति होती है, तो मैं अपनी स्वीकृतियां बता रहा था। तो पहले तो यही है कि अस्तित्व वर्तमान है, हमेशा रहने वाला है। और मेरा थोड़ा थोड़ा ये भी अब स्वीकृति, हालांकि अभी मैं साक्षात्कार बोध की स्थिति में तो नहीं पहुंचा हूं, परंतु आभास के स्तर से अगर कहूं कि मैं भी हमेशा रहने वाला हूं, ऐसा झलकी जैसा लगने लगा है, पर मैं आभास की स्थिति कहूंगा इसको। मैं स्पष्ट कर दूं, ये साक्षात्कार बोध की स्थिति नहीं है। तर्क पूर्वक और थोड़ा सा अपने में देखने से, जांचने से लगता है कि अस्तित्व भी हमेशा रहने वाला है, मैं भी हमेशा रहने वाला हूँ, और मैं ही नहीं, सभी हमेशा रहने वाले हैं। तो एक ये स्वीकृति से अपना कार्य प्रणाली बदलता है। तीसरा जो मुझे स्वीकृति बनी है कि मेरे संबंध में तो अवश्य है मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, भाई बहन, माता पिता, परंतु अपने आप में उन वो जीवन है, शरीर के साथ में है, और कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता के साथ में है। और हर एक की यात्रा है, जो शरीर यात्राओं के साथ जो जीवन की यात्रा है, उनकी अपनी एक विकास क्रम, विकास जागृति क्रम, जागृति की स्थिति है। तो ये तीन बड़ी स्वीकृतियों के साथ में मैं कोई निर्णय ले पाता हूँ। ऐसा शुरू में ये उजल रहता था, और बहुत मान भय भी रहता था कि भाई अगर, ऐसा भी लगता था कि भाई अपन तो शिविर ले रहे हैं, अगर बच्चे क्या कर रहे हैं वो पूछेंगे तो लोग, पहले लगता था कि बड़ा अच्छा नहीं लगेगा, तो इसी डर से बच्चों को कुछ कराओ, तो वो काम नहीं आता है।
हमको करना है, क्योंकि हमारे लिए वो व्यवस्था में भागीदारी है। बच्चों के साथ संवाद करते रहना है। मेरा जो प्रयास रहता है कि हर समय अगर वो सुविधा संग्रह की बात कर रहे हैं तो ये ध्यान दिला देना कि देखो ये आवश्यकता के लिए तो ठीक है, लेकिन इससे सुखी हो जाएंगे ऐसा नहीं है। ये बताना हमारा कर्तव्य है। परंतु अभी से छोड़ दो, त्याग दो, वो छूटता नहीं है। वो अभ्यास जब उनको समझ में आएगा, सार्थकता पकड़ में आएगी, तो ही निरर्थकता छूटेगी। तो ये एक अभ्यास के मुद्दे तो अपने में पहले स्वीकृतियों को पहचाने कि मैं किस धरातल से मैं भयवश प्रलोभनवश उनको कराना चाहता हूँ। अपने सम्मान का मुद्दा है या सही में मैं उनकी जागृति के लिए ही सहयोगी होता हूँ। तो उनको जागृति में ध्यान में रखना है, तो फिर उनकी स्थिति के हिसाब से ही प्रस्तुत होना होगा। अपने मान भय कि भाई मेरी कोई समाज में स्थिति है या मुझे जीवन विद्या में कोई तमगे गाड़ने हैं या ऐसा कुछ करना है, तो फिर वो नहीं हो पाता परिवार में। ऐसा मैंने दोनों बातों को रख दिया है। हालांकि ये तो बड़ा लंबा टॉपिक है, अगर इसको और डिटेल में जाएंगे तो बड़ा लंबा समय लग सकता है, पर कुछ सिद्धांतों का जो मैं पालन करता हूँ वो मोटा मोटा मैंने रखा है। बाकी बीआर भैया से पहले पूछ लेते हैं, फिर बाकियों से कर लेंगे। बीआर भैया, आप अपने अनुभव से बता सकते हैं भैया कुछ है इसमें? हाँ भैया, मैं आपकी जो परिवार से संबंधित और जो परिवार में जो आपका जो वो है, मतलब जो तरीका है, मतलब परिवार वालों से इसको मध्यस्थ दर्शन को डील करने का, मैं भी 100% सहमत हूँ और मेरा भी ऐसे ही है। मतलब थोड़ा सा सिनेरियो अलग अलग हो सकता है हर परिवार का, है ना, पर तरीका तो यही है कि जैसे मेरे परिवार में मैं देखूं तो जब मैं अध्यात्म, मतलब जो परंपरागत अध्यात्म में बहुत मूव करता था, तो उसके कुछ मूवमेंट से मेरी पत्नी सहमत होती थी और कुछ से नहीं होती थी। कुछ से मतलब जो परिवार को बिल्कुल इग्नोर करके और जो इधर उधर भागते रहते थे प्रचार प्रसार में, उससे सहमत नहीं होती थी। और बाकी जो व्यक्तिगत जो पूजा उपासना आराधना जो है उससे सहमत होती थी। और मध्यस्थ दर्शन में जब आए तो मध्यस्थ दर्शन से तो जब पहली बार शिविर हुआ तो हम दोनों साथ में थे, इसलिए शायद सहमति साथ साथ बन गई। और फिर धीरे धीरे बच्चे बड़े हुए, क्योंकि हम लोगों का शिविर जो है जब बच्चे 5-7 साल के थे तभी हो गया था। तो बच्चे भी इसी माहौल में पले बढ़े या उनका संस्कार भी ऐसा रहा होगा। तो जो मेरा बालक है सूर्यकांत, उसको तो जब वो आईटी बॉम्बे में बीटेक कर रहा था तो बाबा जी के वीडियो वगैरह सुनने देखने लग गया था, तो उसका पता अचानक से उसकी दिलचस्पी बढ़ गई थी वहाँ। तो फिर उसके बाद फिर उसने बाकी सब चीज़ों को थोड़ा सा नज़रअंदाज करके और इसी का अध्ययन अध्यापन करना ही उसको ज़्यादा ठीक लगा, तो उसी में लगा हुआ है। और मतलब ठीक है, हमारे परिवार में इस तरह का माहौल है। मेरी बच्ची जो है शादी हो गई है, पर उसको मतलब मध्यस्थ दर्शन से सहमत है, पर उसमें बहुत ज्यादा उसका कोई मूवमेंट या कुछ ऐसा नहीं है ना। तो इसलिए मैं बोलता हूँ ये हर परिवार का और हर परिवार के सदस्य का अपना अपना एक जागृति क्रम है। उसके आधार पे उनकी स्वीकृति, सहमति या मूवमेंट या क्रियाकलाप है। किसी को फोर्स नहीं कर सकते, फोर्स करने से कोई फायदा भी नहीं होगा। हमको अपनी जागृति देखनी है और परिवार वालों का जो हमारा जो संबंध है, जो हमारी कर्तव्य है। हमारा कर्तव्य दोनों तरह का है ना, जो मनाकार को साकार करने वाला भी है और जो समाधान के लिए जो हम उनको एक दे सकते हैं, अपनी तरफ से सूचनाएं दे सकते हैं, प्रेरणा दे सकते हैं, वो करते रहना, ये हमारा दायित्व है। बस भैया, मेरा इतना ही कहना है। बहुत बढ़िया भैया, है ना, बहुत ही अच्छा। बिल्कुल। बल्कि आपकी बात से मुझे एक बात और ध्यान में आई कि कम से कम स्थितियां बहुत अच्छी हुई हैं, क्योंकि पहले मेरी भी यात्रा जो है वो व्यक्तिवादी थी और आदर्शवादी थी, मोक्ष के लिए थी, मोर और लेस ध्यान और समाधि से मिलती जुलती थी। तो उसमें तो परिवार और संबंधों को नजरअंदाज हो ही जाता है, मतलब करना नहीं। ये इतना जरूर मैंने किया था कि भाई उनके भौतिक आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाए, पर परिवार में कोई हार्मोनी के साथ बात करना है या ऐसा कुछ एक परिवार व्यवस्था को बनाना है, वैसा है ही नहीं, क्योंकि लक्ष्य ही अकेले ध्यान समाधि करने का था।
तो उससे तो काफी कुछ लोग घायल हुए ही हैं। तो उससे तो कहीं मध्यस्थ दर्शन जीवन विद्या शिविर करने के बाद ज्यादा बेहतर स्थितियां बनी हैं। तो अभी तो एक निरंतर यात्रा की तरफ ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो बी आर भैया की बात से मुझे ये भी ध्यान आया। मुझे लगता है योगेश भैया भी कुछ कहना चाह रहे हैं। उनका खांसी की आवाज तो आई थी भैया। कोई और इसमें शुभा दीदी, रेखा दीदी, जो जी कृष्ण भैया, भैया ने अपना हाँ योगेश भैया आई, आपकी आवाज आ गई भैया, बताइए कुछ रख रहे नमस्कार। हैं भैया। नहीं भैया, नमस्ते भैया। आपने और जो बी आर भैया ने बताया, बिल्कुल जो है मुझे लगता है कि कमोबेशी वही बात है मेरी। उसमें थोड़ा जो है अलग थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है आपने बताया वो पर्याप्त है ना। फिर अगर आगे लगेगा कुछ जोड़ने लायक तो मैं जो है रखूंगा भैया। बहुत बढ़िया भैया जी। ठीक है। तो योगेश कृष्ण, भैया नमस्ते। हाँ भैया, हाँ हाँ, जी। सुरेंद्र भैया और बी आर भैया, आप दोनों के प्रति बहुत बहुत आभार। एकदम स्पष्टता से और ईमानदारी से जो आपने रखा है, काफी कुछ मैं उस देख पा रहा हूँ कि मैं भी उसी तरह से चल रहा हूँ। तो प्रेरणा के रूप में ये दोनों शेयरिंग मेरे को लगता है कि मैं भी एक पर्टिकुलर मुकाम तक पहुंचने में मुझे हेल्प करेगी। तो योगेश भैया ऐसे भी यही था, जैसे बी आर भैया ने बताया कि परिवार में कैसे हुआ है, तो अभी परिवार में क्या स्थिति है, तो वो थोड़ा सा और हेल्पफुल होगा अगर भैया रखना चाहें तो। हाँ भैया बिल्कुल। योगेश भैया। जी भैया। हेलो, आवाज पहुंच रही है मेरी? हाँ हाँ योगेश भैया, भैया आ मेरे रही ख्याल से जो कृष्ण भैया का वो है हाँ हाँ, जानकारी की आपका व्यक्तिगत रूप में कैसा कर रहे हैं। सैद्धांतिक रूप में तो आपने कहा है कि सहमति है जो हम लोग कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। परिवार की स्थितियों को शायद वो जानना चाह रहे हैं भैया, है ना जी। हाँ जी, हाँ जी। मुझे लगता है ये लंबा टॉपिक है ना। तो देखो, व्यक्तिगत रूप में तो मैं ये देख सकता हूँ कि जो नजरिया था पहले, व्यक्तिवादी आदर्शवादी, मेरा भी वही नजरिया था। उसमें से स्पष्ट रूप से अभी बाहर निकलते हुए स्वयं को देख पा रहे हैं। सहअस्तित्ववादी नजरिया दिख रहा है। पहले जो शरीर मूलक पूरा जो सोच विचार था या कला था, है ना, उसमें से भी अभी लग रहा है कि काफी हद तक जो है शरीर मूलक व्यवहार व्यवसाय से ऊपर उठ रहे हैं, है ना। अ, आपने जो है, आपका जो प्रश्न था कि परिवार को लेकर क्या स्थिति है, किशन जी, जी जी स्पेसिफिकली आप जो है, भैया, जी भैया। तो परिवार को लेकर मैं बताऊं कि मेरे अलावा जो है परिवार में ऐसा कोई जो है इस बात को लेकर कोई बड़ा मूवमेंट है ऐसा नहीं दिख रहा है। लेकिन एक बात है ना, हमारी जो श्रीमती जी है उसको ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि ये बात बहुत बढ़िया है। बढ़िया मतलब जो है, अगर सुखी होना है, समझदार होना है तो अल्टीमेट चीज है। लेकिन आज के समय में इम्प्रैक्टिकल लग रहा है उनको। तो कुछ बात जो है स्वीकार हो रही है, कुछ बात अभी हजम होने में बाकी है। मेरा बेटा जो है वो सॉफ्टवेयर लाइन में है ना। वो अभी जो है उतना नहीं ले रहा है इंटरेस्ट। लेकिन ओवरऑल जो है, मैं बताऊं कि इस बात से जुड़ने से पहले परिवार की जो स्थिति थी और इस दर्शन के साथ जुड़ने के बाद जो परिवार की स्थिति है, उसमें आसमान जमीन का अंतर में और परिवारजन महसूस कर पा रहे हैं, है ना। केवल मैं ही कोशिश कर रहा हूँ, बाकी जो है बेटा तो अभी उसमें यहाँ इसमें है ही नहीं। श्रीमती जी जो है सुनती है, उसको अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी जो है वो उतनी जो दिलचस्पी लेकर इसमें आगे बढ़ रही है ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी जो है दर्शन से जुड़ने से पहले परिवार की जो स्थिति थी, संबंधों की जो स्थिति थी, आपसी जो है व्यवहार की जो स्थिति थी, उसमें आसमान जमीन का फर्क मैं महसूस कर पा रहा हूँ। मोटा मोटी इतना मैं कह सकता हूँ। और मैं ये जो कर रहा हूँ, पत्नी की पूरी सहमति है। एक समय था, इससे पहले मैं और बहुत सारी चीजों से जुड़ा था इसी प्रकार की, जिसको आध्यात्मिक कहो, धार्मिक कहो। लेकिन उसमें पत्नी जो है मुझे कहती थी कि अब इसमें जो है इससे ज्यादा समय आप मत दीजिए, बाकी और चीजों में भी ध्यान दीजिए। जबकि यहाँ पत्नी कह रही है कि आप जो है ना, इसमें जितना ज्यादा समय दे सकते हो दीजिए, हमारी ओर से पूरी सहमति है। तो मतलब चीज उनको छू गई है।
तो मोटा मोटी मैं इतना कह सकता हूँ भैया। बढ़िया भैया, आभार आपका। बहुत बढ़िया योगेश भैया, हम जी लोगों ने तो साथ में अध्ययन किया है, जानते भी हैं एक दूसरे के बारे में। बहुत ही अच्छा है ना, बिल्कुल प्रोग्रेस है जो भी बिल्कुल बात करनी आगे। बहुत सुंदर भैया, जी जी धन्यवाद। बढ़िया भैया। तो और कोई कृष्ण भैया की बात तो वैसे हो गई है, पर राजकुमार भैया कुछ इस पे रखना चाहें? जी भैया, नमस्ते सभी को। नमस्ते भैया। मैं तो भैया स्वयं में ही एक बात बार बार स्थापित करने की अपने अंदर कोशिश कर रहा हूँ कि मतलब ये बार बार बहुत स्वीकृत भी हो रही है, उस पे लगा हूँ अभ्यास के उसमें कि मुझे कोई भी सुखी दुखी और प्रभावित नहीं करता है। मैं स्वयं ही सुखी दुखी होते रहता हूँ, प्रभावित होते रहता हूँ। मुझे कोई करता नहीं है, मेरी अपनी स्थिति के अनुसार मैं बार बार होता हूँ। और उसी अर्थ में जैसे रोज पढ़ना सुनना और आप लोगों के संपर्क में बने रहना, तो ये बात बहुत धीरे धीरे मतलब बैठते जा रही है कि मैंने आज तक जो कुछ भी किया है वो अपने सुख के अर्थ में ही किया है, और कुछ भी और बाकी किसी के लिए भी नहीं किया है, सिर्फ अपने ही अपने सुख के अर्थ में ही किया है, क्योंकि मैं सुखी होना चाहता हूँ। ये सबसे मेरी मूल आवश्यकता है भैया। ये बात धीरे धीरे मतलब बैठाने की कोशिश कर रहा हूँ भैया। और धीरे धीरे बहुत मतलब इसके परिवार में अ, मतलब जो व्यवहार में है, मैं अपना देखता हूँ कि मैं जो पहले जिस तरह से परेशान होता था और बाकी लोगों को भी, परिवार वालों को करता था, उसमें धीरे धीरे कमी आई है, थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगा है। जी भैया। बहुत बढ़िया राजा भैया। तो कृष्ण भैया, सभी की जी लगभग स्थिति वैसे ही है हाँ और जी वैसे ही चलना है मेरे ख्याल से। हाँ, बढ़िया बात हो गई काफी इसमें, काफी है ना? स्पष्टता मिल गई है और जी, इसके लिए बहुत बहुत कृतज्ञता भैया। और मैं खुद भी धन्यवाद। अपना भी देख पा रहा हूँ भैया, क्योंकि जी। अभी जो परिवार में जैसे वाइफ और भैया ने भी बताया, तो वाइफ की तो पूरी स्वीकृति है मेरे लिए। तो मेरा जी। तो जैसे ऐसा होता है कि मालूम पड़ता कि आज सुबह की कहीं शिविर है, तो वो हम्म। शाम तक मेरा पैकिंग करके दे देती कि ठीक है आपको जाना है, आप जाइए, पीछे की कोई चिंता नहीं करनी है। और बहुत भीलवाड़ा में जो बढ़िया। शिविर होते हैं उसमें तो हम्म। उसका है कि मैं पार्टिसिपेट भी करूंगी और किचन व्यवस्था में भागीदारी भी करूंगी। तो इतना तो मैं देख पा रहा हूँ भैया। तो ये 2 ढाई साल के अंदर इतना परिवर्तन तो मैं देख पा रहा हूँ। और बिटिया का भी है कि अपनी जॉब से टाइम निकाल के इस बार पूरा एक शिविर करने का उसने अपने मन से ही बनाया था। श्याम भैया के शिविर में वो अभी भीलवाड़ा में आई हुई है, जो यूथ कैंप बहुत हो रहा सुंदर। है। जी जी तो जी। जी भैया, और जहाँ थोड़े बहुत और भी ध्यान गया भैया, तो मुझे लगता है काफी सहयोग मिलेगा आप लोगों की शेयरिंग से मुझे। बहुत बहुत जी, आभार। धन्यवाद भैया। तो बहुत अच्छा आपने ये पूछा, और है ना, काफी आपने भी काफी उपलब्धि हो गई है जिस हिसाब से आप बता रहे हैं भैया। ये भी एक बड़ा माइलस्टोन है ना, कि बच्चों का ध्यान चला जाए अपने से, है ना। तो ये क्रम है भैया, जो बाबा जी ने अभी इसमें आज कहा कि भाई अनुभव जो है अनुक्रम से है, तो ये क्रम ही है सबका, है ना। तो हमको उसको ध्यान में ही रखना है। बहुत बढ़िया भैया। जी भैया, और मैं भी भैया अभी एमएलबी टेक्सटाइल इंजीनियरिंग कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। तो मेरा सब्जेक्ट तो टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी है, बट हम्म। पिछले 1.5 साल से मैं ह्यूमन वैल्यूज करके एक फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट है, वो मैंने हम्म। एडिशनली लिया है। और मैं काफी बच्चों में भी उसके उसके प्रति एक अच्छा रुझान देख पा रहा हूँ। ये भी एक उपलब्धि के रूप में मैं देख पा रहा हूँ भैया। तो मतलब जिस कंटेंट के प्रति जो स्वीकृति है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। मतलब इतना विश्वास बना है कि हाँ, इसके साथ जीते हुए जीवन को बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। मैं अनुभव की बात तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हाँ, ठीक किया जा सकता है, ये तो समझ में आता बहुत सुंदर भैया, धन्यवाद भैया। है। बिल्कुल। भैया तो समय हो गया, एक प्रश्न और था मेरा, अगर ले सकते हैं तो। तो भैया अभी और किसी का और तो हैंड किसी रेज और का नहीं है हो तो तो? हाँ, जी जी भैया, नहीं अगर किसी और को पूछना हो, कुछ बोलना हो तो। और समय की भी अगर सीमा हो तो अगली बार भी पूछ सकता हूँ, ऐसा कुछ अर्जेंट नहीं है। तो रख लीजिए भैया, अगर लगेगा कि जल्दी से हो सकता है तो कर लेंगे, हाँ नहीं तो फिर हाँ अगली भैया, बार कर एक्चुअली लेंगे। मेरे से किसी ने प्रश्न किया तो मैं अभी उसके लिए अपने आप को कॉम्पिटेंट नहीं मानता हूँ, इसलिए मैंने कहा आप यहाँ रख देता हूँ। अभी जो जी। अहमदाबाद में जो घटनाएं, इस तरह की घटनाएं होती रहती भैया, जो अभी जो एरोप्लेन क्रैश हुआ है, तो भैया हम्म। इसमें
तो लोगों की डेथ होती है, या उसमें से भी कोई एक बच गया है, या कुछ लोग यात्रा में जाने वाले थे उनका कैंसिल हो गया है, और कुछ लोगों का नहीं था, प्लान हो गया है। ये सब जो घटनाएं घटती, ये भी किसी नियम के तहत हैं क्या भैया? तो भैया ये तो डेफिनेटली ही लंबा चर्चा का मुद्दा है, क्योंकि इसके लिए तो पूरे दर्शन की ही समझ होगी। पर एक लाइन में बोलेंगे तो भैया ये सब तो जो मृत्यु वाला है, योग संयोग बनता रहता है, दुर्घटनाएं होती रहती हैं, है ना। जैसे 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 समाज की स्थिति होती है, टेक्नोलॉजी की और उद्योगों की, और जो हमारे जीने का डिजाइन होता है, उसमें ट्रेन अभी जब तक 100 साल पहले ये सब इस तरह की घटनाएं नहीं होती थी। ज्यादा से ज्यादा बाढ़ आ गई, गर्मी हो गई, किसी सांप ने काट लिया, जानवर ने, ऐसा योग संयोग बनते थे। जब से टेक्नोलॉजी आ गई है तो टेक्नोलॉजिकल योग संयोग बनने लगे हैं, है ना। तो मुझे तो इतना ही लगता है, बाकी बीआर भैया से पूछ लेते हैं। भैया भैया ज्यादा इस पे प्रकाश डालें शायद। बीआर भैया। हाँ भैया। भैया देखिए, मतलब मैं तो मतलब ये तो बड़ा, मतलब इस तरह की घटनाओं के बारे में मतलब ये कुछ भी कहना थोड़ा कठिन सा ही लगता है, क्योंकि जो बच गए उनके क्या योग संयोग थे, और जो मर गए उनके क्या योग संयोग थे। तो आपने जो बताया वो टेक्नोलॉजी के कारण ये दुर्घटनाएं बढ़ी हैं, ये तो सही है कि जो हमारी गति बढ़ गई है, वो गति जितनी बढ़ेगी दुर्घटना की संभावना उतनी बढ़ेगी। और दूसरा फिर, मतलब दूसरी तरह से भी देखें उसको, दूसरे दृष्टि से भी, तो भैया आदमी जीवन तो मरता नहीं है, शरीर ठीक है, कुछ असामयिक मृत्यु हो गई, मतलब जो समय नहीं था उनके मृत्यु का, वो शरीर के खत्म होने का हो गया, ऐसा उसको इस तरह से भी लेना पड़ेगा। और तो कुछ, मतलब ये, इसको अस्तित्व सहज है ऐसा नहीं बोल सकते। दुर्घटना कोई भी अस्तित्व सहज नहीं है। दुर्घटना जो है कहीं ना कहीं आदमी की और टेक्नोलॉजी की गलती के कारण हो रही है, ऐसा इसको मानना पड़ेगा। ठीक है बढ़िया भैया। भैया। हाँ भैया। हाँ भैया जी। बिल्कुल ठीक बात है भैया। मैं भी जो है एक एक बात रखना चाहता हूँ, है ना। क्योंकि जो है मैं जहाँ रहता हूँ वहां भी मेरा एक सर्कल बना हुआ है, जहाँ हम लोग जो है हफ्ते में 1-2 घंटा जो है इस बात पर जो है ना चर्चा करते हैं। तो ये घटना हुई, उस पर उन सबका भी यही प्रश्न था कि क्या ये जो बच गया उसके पीछे कोई नियम है क्या अस्तित्व का। तो मेरा भी यही सोचना है कि ये संयोग है ना, इसमें कोई नियम तो दिख नहीं रहा है ना। नियम का होना मतलब जब भी कोई दुर्घटना हो तो इस तरह से कोई आदमी है ना का बच जाना, है ना? तो ऐसा नहीं होता। किशन भैया का प्रश्न था ये। जी जी भैया। तो कुल मिला के जो है इसमें अगर नियम ढूंढने जाएंगे तो नियम नहीं मिलेगा। अस्तित्व में ऐसा कोई नियम नहीं है कि है ना इस तरह से एक्सीडेंट हो, इतने लोग एक साथ जा रहे हो इस यान में, है ना। हवाई जहाज में होता है तो इस तरह से यहाँ बैठा हुआ है, स्पेसिफिकली वही सीट पर बैठा हुआ है, इतनी उम्र का आदमी बच जाए, है ना। मतलब ऐसा कोई नियम आप ढूंढने जाओगे कि नियम पकड़ में ही नहीं आएगा। तो मतलब ये जो है एक घटना के रूप में इसको देख सकते हैं, संयोग है और कुछ नहीं है, ऐसा मेरा सोचना है। बढ़िया योगेश भैया। तो किशन जी भैया मेरे ख्याल से इस पे तो इतना ही व्यू आएगा जी अभी तो, है ना। जी जी जी। भैया, ठीक है। बढ़िया भैया। धन्यवाद। धन्यवाद भैया। तो और किसी को कुछ आज की चर्चा पे रखना हो, नहीं तो हम गोष्ठी को हाँ पूरा भी भैया, कर सकते नमस्ते भैया। हैं। हाँ। हाँ मैं विजय थोड़ा भाई रख लेता हूँ जो नमस्ते। भैया ने पहले जी रखा था, आप लोगों ने बढ़िया रखा भैया। जी प्रश्न तो भैया कुछ जी नहीं है, भैया। आज बहुत बढ़िया आप लोगों ने व्याख्या किया। एक है जो एक दो चीज आया था, ये जो हर्ट वाला, तो जो भैया ये मतलब स्वीकृति तो पहले दिन ही आ गया कि ये बहुत बढ़िया है। जितना सारा मैंने इधर उधर बहुत जगह गया हूँ, 10-15 साल, तो मुझे यहाँ सुनने के बाद ही काफी सहज लगा, क्योंकि इतना तभी अच्छा स्टूडेंट भी नहीं थे ये सब समझने के लिए, वेदांत और ये सब। फिर ये बहुत सहज हो गया। तो फिर जीने में कैसे आएगा, धीरे धीरे सुनना ये सब चालू हुआ। फिर पहले तो सोच रहे थे कुछ बाहर
तो विद्या से पहले कुछ बाहर जाके ही कुछ हो पाएगा अकेले में, कोई आश्रम में, घर में तो नहीं हो पाएगा। फिर धीरे धीरे लगा कि ये भैया कौन आ गए कि बोल रहे हैं कि घर में ही परिवार के साथ ही हो पाएगा। ये बहुत मतलब अद्भुत लगा था मुझे। फिर देख रहा हूँ कि परिवार के अंदर ही जो भी है वो धीरे धीरे परिवार में ही दिखता है। मतलब कुछ भी करता हूँ व्यवहार में, आचरण में, तो परिवार वाले नहीं होते तो उसका प्रमाण मुझे नहीं मिलता। मैं सोच रहा था कि मैं जो कर रहा हूँ बढ़िया कर रहा हूँ। फिर दिखने लगा विद्या आने के बाद, थोड़ा थोड़ा समझ तो बना, मगर आचरण में नहीं दिख रहा है। तो फिर दिखा कि परिवार के लोग ही सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि ये कहाँ पे गलतियां हो रहा है वो बता देते हैं। मैं तो पूछता नहीं हूँ, अच्छा ये गलती तुमने कर दिया, बच्चे भी बोलते हैं। तो ये बहुत बढ़िया हो गया। तो बच्चों को जो है घर में सबको जो सही है उसका एक्सेप्टेंस तो है ही। ठीक है, थोड़ा वो पुराना परंपरा की वजह से हट हट वाला चीज तो है ही, और उसके बाद भी जो सही है उसका एक्सेप्टेंस है। और ऐसे मैं जो आपने जो पागल वाला बताया वो भी सही है। पहले जैसे सोचता हूँ कि पहले क्या कर रहा था अभी क्या कर रहा हूँ, पहला वाला सोच के तो अभी मुझे हंसी आ रहा है कि मैं सब क्या क्या करता था। ऐसे इधर भी आप जो बोले थे जो चारों तरफ सुनना भी पड़ रहा है, हाँ ये तो कुछ कर रहा है तो गला गया पागल हो गया इसमें आके। तो ये बात भी भैया सही है। और उसमें भैया ध्यान जा रहा है कि उनको भी जा रहा है कि हाँ सही क्या है। और उसमें फिर अपना परीक्षा भी डेली हो रहा है, अपना टेस्टिंग डेली हो रहा है, हर क्षण हो रहा है। तो उससे एटलीस्ट ध्यान जा रहा है। पहले तो बिल्कुल ध्यान नहीं जा रहा था, विरोध और झगड़ा में चला जाता था। अभी वो सब नहीं होता है। उसे मतलब जितना उपलब्धि है भैया बहुत ही बढ़िया है। इतना मतलब आशा भी नहीं था कि इतना भी मिलेगा। ठीक है भैया। और एक बहुत था, सुंदर भैया। हाँ ठीक है भैया, इतना ही रखना। और एक बहुत भैया जो सुंदर। हठ हठ हाँ वाला जो हाँ बात हो भैया। रहा था, हठ जी धर्म भैया। वाला, ये भैया मेरा स्कूल के टाइम से ये अटका हुआ है गले में कि ये सब जाएगा कैसे। मगर ऐसा देख रहा हूँ कि पहले, बहुत पहले अगर देखें तो और कुछ था, फिर और कुछ हटाया, फिर उसके बाद और कुछ हटाया। ऐसे क्रम में चलता रहता है धीरे धीरे। तो लगता ही है कि मानव सही की दिशा में आ जाएगा। ठीक है भैया, इतना रखूंगा, आप लोग हाँ भैया, इसमें फिर बाबा जोड़ जी ने आज सकते हैं। जवाब ही दिया है कि समाधान में विलय हो जाएगा, समृद्धि में बहुत सारी हठ धर्मिताएं है ना, अखंड समाज में तो सारी विलय हो जाएंगी। तो व्यक्तिगत भी जैसे जैसे हम समाधानित होते जाते हैं तो व्यक्तिगत हठ धर्मिताएं विलय होती जाती हैं। बिल्कुल। बहुत सुंदर भैया। तो राजकुमार भैया का हैंड रेज है। हाँ भैया। जी। भैया, एक अभी आप जब व्याख्या कर रहे थे तब आपने बोला था कि लास्ट लास्ट में कि इंच इंच और मिलीमीटर मिलीमीटर हमको पूरा साथ साथ में चलना है और परिवार के साथ चलना है। ऐसा आप उसमें कुछ बोलना चाह रहे थे, उसको थोड़ा सा और स्पष्ट करेंगे क्या भैया, थोड़ा सा और हाँ भैया। उसका। जी, जी। मैं वही कह रहा था जो बाबा जी ने यहाँ प्रस्ताव दिया है। अब ये हमको सूचना तो मिल गई है, उसका अनुकरण मैं ये कह रहा था कि केवल अनुभव के बाद होगा ऐसा नहीं है। हम जब इस विचार को पढ़ेंगे सुनेंगे, हमारे विचार में आएगा, हमारा चित्रण, मान्यताएं बदलेंगी, तो धीरे धीरे अनुकरण जितना हमसे बन पड़ेगा। पहले अपनी मान्यताओं को ठीक करेंगे, है ना। मतलब मान्यताओं को देखना एक बात है, अपने विचारों को देखना एक बात है कि हमारे विचारों में क्या चल रहा है, क्या मान्यताओं में बैठा हुआ है, और उसको सही की रोशनी में, तो अनुभव की रोशनी जो है वो तो नागराज जी की है। तो उसकी रोशनी में जैसे आज इन्होंने बहुत सारी समीक्षा कर डाली है, बहुत सारी, है ना, तो अपने को सही क्या है, ये चाहिए कि ये चाहिए, तो ऐसा हम उसको स्वीकार करते जाएंगे। तो भैया ये अपने में होने वाली प्रक्रिया भी धीमे धीमे है कि भाई सुनना है, उस पर विचार करना है। हम हफ्ते में पढ़ पा रहे हैं, कभी कोई हफ्ता हमसे मिस हो जाता है। तो मेरा कहना ये था कि देखिए, अस्तित्व नित्य वर्तमान है, हम भी हमेशा रहने वाले हैं, तो अब तो एक ही काम है कि इस कैसे सुखी हुआ जाए, कैसे समाधानित और समृद्धि हुआ जाए, है ना। तो जी। इसकी तरफ धीरे धीरे ही बढ़ पाएंगे, कोई आवेश में तो ये हो नहीं पाएगा, ऐसा मेरा कहना था भैया। तो धीरे धीरे जितना होता चला जाए उतना करते चले जाए, तो कोई क्षोभ भी ना हो कि हमसे कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा भी ना रहे। और कोई अति उत्साह भी ना हो जाए कि हमने बहुत कुछ कर लिया, क्योंकि उसके लिए तो अखंड समाज, अनुभव, बाबा जी ने बहुत सारे मापदंड दिए हुए हैं, है ना। और ऐसे भी अनुभव होगा तो
अहंकार अभिमान तो विलय हो ही जाते हैं, है ना, आवेश हट ये सब अपने आप हो जाएंगे। तो बड़ा सहज रास्ता ऐसा मुझे लगता है भैया। इस दृष्टि से मैं उस बात को रख रहा था राजकुमार भैया। जी जी भैया, हाँ मैं उसको थोड़ा सा सीमित कर दिया था। मैं आपकी बात को समझा कि परिवार में आप इंच इंच और मिलीमीटर साथ साथ में उस तरह से चलने को कुछ बोल रहे हैं क्या? मैं ऐसा कुछ उसको हाँ मैं छोटा कर लिया था, आप बहुत वृहद उसमें बोल रहे हैं आप। हाँ भैया, ओवरऑल प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं कि भाई कई बार लोग ऐसा बोलने लग जाते हैं ना कि भाई इतने दिन हो गए अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ, समाज में किसी को अनुभव भी नहीं हुआ, कोई ग्राम व्यवस्था भी नहीं बनी, स्कूल भी नहीं हुआ, बाबा जी 75 के बाद में लगे। तो ये भी एक अति वो है, अवमूल्यन हो जाता है और अधिमूल्यन भी हो जाता है कि भाई बहुत कुछ हो गया है ना, और बस अब तो दुनिया ही बदलने वाली है। तो ये दोनों स्थिति की बजाय कि हम मूल्यांकन और समीक्षा साथ साथ करते चलें और धीरे धीरे ही बढ़ेंगे, व्यक्ति के लेवल पे, परिवार के लेवल पे, समाज और मिलकर भी, ऐसा मैं सोच रहा था भैया। जी जी भैया, बहुत बढ़िया भैया, जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। धन्यवाद भैया, है ना। तो बिहार भैया कुछ ऐड करेंगे इसमें भैया? नहीं भैया, मेरा बढ़िया। आज जी हाँ जी, हाँ। तो ठीक है भैया, मुझे तो लगता है फिर आज अभी और किसी का हैंड भी रेज नहीं है, तो आज की गोष्ठी को पूरा कर लेते हैं। जी भैया, बिल्कुल। तो बहुत बढ़िया भैया, सभी को नमस्ते और सभी का आभार। बहुत सुंदर चर्चा और हम इस क्रम को बना के रखे हुए हैं, एक दूसरे के समन्वय में सहयोगी हो रहे हैं। तो इसी क्रम को बनाए रखते हुए अगले संडे को फिर मिलते हैं। सभी को नमस्ते। सभी को नमस्कार, जी धन्यवाद। भैया, बहुत बढ़िया, नमस्ते बहुत भैया। धन्यवाद। नमस्ते सभी को भैया। नमस्कार। नमस्ते।